हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम अपनी हिस्ट्री की थर्ड बुक का फर्स्ट चैप्टर कवर करेंगे। मैं इस वीडियो को इस पर्सपेक्टिव से बना रहा हूँ कि कल आपका एग्ज़ाम है होपफुली। सो इस वीडियो में हम जल्द से जल्द कवर करने की कोशिश करेंगे हर चैप्टर को, हर एक लाइन को जो हमारी बुक में दी है। ये मैंने पूरा चैप्टर पॉइंट्स के फॉर्म में बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में प्रेजेंट किया हुआ है इस प्रेजेंटेशन के थ्रू। लेट मी सो चलो 2x पे डालो वीडियो को एंड लेट्स बिगिन। या इंट्रोडक्शन। आपकी बुक में जो एक फ़र्स्ट पेज होता है ब्लू कलर का, आपके चैप्टर के फर्स्ट पेज में एक ब्लू कलर का बॉक्स सा होता है, उसमें इंट्रोडक्शन होती है चैप्टर की। तो मैंने वो सिंप्लीफाइड में वे में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा उसमें क्या क्या लिखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें ज़मींदार्स के बारे में है कि ज़मींदार और बंगाल में क्या क्या चल रहा था। और फिर हम राजमहल हिल्स के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे ब्रिटिशर्स ने राजमहल हिल में जो पहाड़िया लोग रहते थे उनकी कैसे हालत ख़राब की हुई है। फिर डेक्कन के लोगों के ब्रिटिशर्स ने कैसे हालत ख़राब की हुई है, हम इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे पहले। फिर हम पढ़ेंगे जो ईस्ट इंडिया कंपनी है और कंट्री साइड में वो किस तरीके से उन्होंने बर्बादी लाई। फिर लॉज एंड इफ़ेक्ट्स, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस तरह के लॉज पास किए। फिर हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस। कई बार कुछ लॉज ऐसे होते थे जो ब्रिटिश लोगों को पसंद नहीं आते थे, तो वो रिवोल्ट करने लगते थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। फिर हम उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम कुछ सोर्सेज के बारे में देखेंगे जिससे ये पूरा चैप्टर हमारे पास आया है। राइट। बंगाल एंड द ज़मींदार, हम पहले हमारा टॉपिक ये है। पहली बात ये चीज़ याद रखो, बंगाल में ज़मींदार होते थे, बंगाल में ज़मींदार होते थे। ज़मींदार और कहीं नहीं होते थे, सिर्फ बंगाल्स में होते थे, बंगाल में होते थे। ओके। फर्स्ट हेडिंग, एन ऑक्शन एट बुर्दवान। व्हाट इज़ बुर्दवान? बुर्दवान एक जगह का नाम है, एक काइंड ऑफ यू कैन से डिमार्केट स्पेसिफिक एरिया जो एक राजा कंट्रोल करता था और यू कैन से एक ज़मींदार कंट्रोल करता था। तो उसका ऑक्शन किया जा रहा था, उस राजे को अपनी उसकी प्रॉपर्टी से हटाया जा रहा था और वहाँ पे नए किसी ज़मींदार के लिए ऑक्शन लाने के लिए ऑक्शन किया जा रहा था। और ये ऑक्शन कब हो रहा था, ये डेट याद रखना, 1797 में ये ऑक्शन हो रहा था। और राजाज महल, अब ये राजा का जो महल है, महल का ये मतलब नहीं कि कोई किला पैलेस या कोई राजमहल जो बड़े बड़े होते थे उनका ऑक्शन नहीं हो रहा है। महल का मतलब यहाँ पे प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। अब ये ऑक्शन क्यों हो रहा था? ये परमानेंट सेटलमेंट की वजह से हो रहा था। ये एक ऐसा लॉ था जिसमें अगर कोई ज़मींदार रेवेन्यू पूरा पे ना कर पाया तो उसकी प्रॉपर्टी ऑक्शन कर दी जाती थी। दैट्स इट। ईस्ट इंडिया कंपनी है तो फिक्स द रेवेन्यू फॉर ज़मींदार। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ना रेवेन्यू फिक्स कर दिया था ज़मींदार के लिए कि भाई ज़मींदार साहब सुनो, आपको हर साल, हमारे को हर साल हर महीने जो भी स्पेसिफिक टाइम होता था, आपको इतना पैसा हमें देना ही देना है। इससे हम ना एक पैसा हम ज़्यादा लेंगे ना हम इससे एक पैसा कम लेंगे, हमने इतना ही लेना है। जैसे एग्जांपल, ब्रिटिशर्स ने बोल दिया कि हमें हर महीने 150 रुपये चाहिए ही चाहिए, हम और कुछ नहीं, हम मना हम हमें बस चाहिए चाहिए, आप चाहे जैसे लाओ, चाहे आपकी हार्वेस्ट हो, सूखा पड़े, जो करना है करो। बट कई बार ऐसा होता है ज़मींदार जब पे नहीं कर पाता था तो क्या करते थे, उसकी प्रॉपर्टी ऑक्शन कर दी जाती थी, उसकी प्रॉपर्टी फिर बेच देते थे, ऑक्शन कर देते थे। अब कलेक्टर जो हमारे उस टाइम डीसी होता था, जो डीसी कलेक्टर होता था ना, वो ज़मींदार से ऊपर होता था। ज़मींदार और यू कैन से ये ब्रिटिशर्स का एक आदमी होता था। ये कलेक्टर ने एक चीज़ देखी, भाई ये कुछ तो गड़बड़ हो रही है यार, जो हम प्रॉपर्टी ऑक्शन कर रहे हैं ये तो ब्रिटिश आई मीन ज़मींदार के ये आदमी खरीद रहे, ज़मींदार के एजेंट खरीद रहे, परचेज द एजेंट्स ऑफ ज़मींदार। मान लो ज़मींदार का कोई सर्वेंट हो गया, ज़मींदार का कोई माली हो गया, कोई कुक हो गया, उसी को बोलते भाई सुन ऐसे कर, ऑक्शन हो रहा है, कल मेरी प्रॉपर्टी का तू खरीद लियो। अब परचेज ऑन द एजेंट्स, दे बॉट द प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ द राजा, ये राजा के बिहाफ पे प्रॉपर्टी खरीद लेते थे। अब ये है ज़मींदारी सिस्टम। ज़मींदारी सिस्टम में ये बेचारा एक रेवत है, रियोत पैसे देता था ज़मींदार को, ज़मींदार पैसे देता था ब्रिटिशर्स को। ये कुछ इस तरीके से चलता था सिस्टम। रियोत के ज़मींदार का बस एक काम होता था, इससे पैसे उठाना और ब्रिटिश को दे देना, दैट्स इट। ओके। परमानेंट सेटलमेंट, अब परमानेंट सेटलमेंट क्या चीज़ है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। परमानेंट सेटलमेंट, पहली बात ना, हमारी बुक में जो हेडिंग दी है दैट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ अनपेड रेवेन्यू, पर मैं इसको परमानेंट सेटलमेंट के नाम से पूरा पैराग्राफ बनाऊंगा क्योंकि परमानेंट सेटलमेंट के बारे में ही पूरे पैराग्राफ में बताया हुआ है। पहली बात तो बैकग्राउंड, कुछ ना इंडिया में जो रूरल इकोनॉमी थी उसमें कुछ प्रॉब्लम्स थे, क्राइसिस इन रूरल इकोनॉमी, रिकरिंग फैमाइंस, भुखमरी बहुत जल्दी आती थी, डिक्लाइन इन आउटपुट, आउटपुट बहुत ज़्यादा कम था। सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी। ये सोल्यूशन ब्रिटिशर्स को क्या लगा, ब्रिटिशर्स ने कुछ अपनी तरफ से सोल्यूशन निकाला, दैट वाज राइट टू प्रॉपर्टी। ब्रिटिशर्स ने कहा कि देखो देखो भाई, रेवत रेवत सुनो, ये जो तुम्हारी जो ज़मीन है ना पीछे, ये सिर्फ तुम्हारी है, इसको और कोई और नहीं ले सकता, ठीक है। और फिक्स कर दिया रेवेन्यू। उन्होंने कहा कि भाई मुझे साल का 150 चाहिए, 150 से ना मैं 1 रुपये ज़्यादा लूँगा ना 1 रुपये कम लूँगा, ठीक है। इससे क्या होगा, इनको ब्रिटिशर्स को लगा कि भाई इससे खुश होके तो हमारे ज़मींदार वगैरह है जो हमारे रे होता है वो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देंगे ज़मीन में कुएँ वगैरह बना देंगे या कुछ और फैसिलिटीज़ दे देंगे अपने ज़मीन में, ठीक है।
रेगुलेट द फ्लो ऑफ रेवेन्यू, जब पता है कि हर साल इतना रेवेन्यू आना है तो एक प्रॉपर मनी फ्लो मेंटेन रहेगा। और ब्रिटिशर्स को पता होगा कि भाई इतना पैसा आना है, इतने को हम यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, इतना हम ब्रिटेन भेजेंगे, ये वो सब सब कुछ मतलब ईजी, प्लानिंग के लिए ईजी हो गया था फिर उनके पास। श्योरिटी ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स। अब देखो ज़मींदार को पता है कि ये हमारा अंग्रेज़ सिर्फ 150 रुपये मांगता है। इन्होंने कहा कि अगर मैंने रियोत से 200 रुपये लिए और 150 इसको दे दिए, 50 रुपये तो मेरे पास बचे सिर्फ। अब इसको लगा कि कल को अगर ये रेवत 300 रुपये कमाने लग जाए तो मेरे पास तो प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा, तब तो मेरे पास भी प्रॉफिट 150 का हो जाएगा, और इसको तो देने ही 150 से 150 ज़्यादा मांगता ही नहीं है। तो फिर ज़मींदार ने इनकी जो खेत है इनको इम्प्रूव करने के लिए कई सारी चीज़ें करने स्टार्ट कर दी, ठीक है। तो ज़मींदार भी इन्वेस्ट करने लगा, रेवत भी इन्वेस्ट करने लगे, क्योंकि रेवत को भी पता था कि अपने ही बेनिफिट होना है। ब्रिटिशर ने तो बंद कर दिया, ब्रिटिशर ने सिर्फ 150 ही लेना, बाकी बेनिफिट अपना है। तो देयर फोर दे हैड दिस सिक्योरिटी ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स। इनको पता था अब जितना हम 150 से ऊपर जितनी हम मेहनत करेंगे वो हमारी अपनी है। तो ब्रिटिशर्स को लगा कि ये लोग इन्वेस्टमेंट करने लग जाएंगे। न्यू क्लास ऑफ लैंडलॉर्ड्स आल्सो इमर्ज। ब्रिटिशर्स को लगा जो ये ज़मींदार है ये इनके बहुत ज़्यादा लॉयल हो जाएंगे, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, ठीक है। ओके, मूविंग ऑन। परमानेंट सेटलमेंट का फर्स्ट पॉइंट था ये। सेकंड है आइडेंटिफिकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पॉइंट क्या था, बैकग्राउंड ऑफ परमानेंट सेटलमेंट, ये पूरा बैकग्राउंड के बारे में थे ये तीनों पॉइंट्स। अब हम पढ़ेंगे आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन भाई, अब ज़मींदारी सिस्टम ला लिया, अब ज़मींदार बनेंगे कौन, एक ऐसा आदमी बनेगा जो कि एग्रीकल्चर में इम्प्रूवमेंट लाए और रेवेन्यू पे करे टाइम पे, ठीक है। अब इनको लगा जो राजा और तालुकदार है इन्हीं को हमें ज़मींदार बना देते हैं, पहले से तो ये काम तो यही करते ही है, तो ज़मींदारी भी अच्छे से संभाल लेंगे। अब मतलब राज्य अच्छे से संभालते थे, ताल्लुक अपनी अच्छे से संभालते थे, तो अपनी ज़मींदारी भी अच्छे से संभाल देंगे, तो रेवेन्यू हमें ये देते रहेंगे। बट ज़मींदार लैंड ओनर्स नहीं थे, ज़मींदार लैंड के मालिक नहीं थे। लैंड का मालिक हमेशा एक रेवत रहा। रेवत कौन होता है, जो किसान होता है। रेवत हमेशा रेवत ही हमेशा मालिक था, लैंड ओनर नहीं था। इनका काम सिर्फ रेवेन्यू कलेक्शन था। ये जो भाई साहब है ये सिर्फ रेवेन्यू, इनकी ज़मीन इनके नाम नहीं होती थी पूरी, ये सिर्फ कलेक्ट करते थे, बस ये पैसा उठाते थे और ब्रिटिशर्स को दे देते थे, इतना इनका काम था। फंक्शनिंग, इनकी क्या फंक्शनिंग थी, जो हमारे ज़मींदार हैं, ही हैड सेवरल विलेजेस। इस बंदे के पास बहुत सारे विलेजेस थे, 400 तक विलेजेस थे। मतलब जस्ट टेक एन एग्जांपल, जो ये सारे विलेजेस थे दे वर सीन एज वन रेवेन्यू स्टेट। मतलब कि इन सारे विलेजेस से एक टैक्स लिया जाता था, एक टैक्स, समझ रहे हो ना। कि जिस ब्रिटिशर ने एक एक्सपेक्टेशंस रखी होती थी कि भाई ये जो एक यूनिट है, ये जो 400 विलेजेस है, इससे हमें 150 रुपये टैक्स आना है। एक रेवेन्यू स्टेट बना दिया कि हाँ भाई 400 विलेज से 150 रुपये आना है, एक रेवेन्यू स्टेट, दैट्स इट। कंपनी हेड फिक्स द रेवेन्यू। कंपनी ने अपना रेवेन्यू फिक्स कर दिया था कि हम 150 ही मांगेंगे, इससे ऊपर हम नहीं देंगे। रेवेन्यू फ्रॉम द विलेजेस। अब रेवेन्यू फ्रॉम द विलेजेस, जो हमारे ये मोटा भाई है, ये गांव वालों से पैसा लेते थे और थोड़ा अपनी बीवी को दे देते थे, थोड़ा ब्रिटिशर्स को दे देते थे। बीवी को बोलते थे भाई इसका हम पूरे साल खर्चा करेंगे, बाकी ब्रिटिशर्स को 150 रुपये पकड़ा देते थे। वही एग्जाम्पल, ये क्या करते थे, इनसे 200 रुपये लेते थे, रेवत से ये 200 रुपये लेते थे, 50 रुपये ये अपने लिए रख देते थे और 150 ब्रिटिशर्स को दे देते थे। ये बाकी 150 रुपये के ऐश करते थे, मज़े करते थे, ठीक है। कंपनी एड फिक्स द रेवेन्यू, थोड़ी इनकम रख लेते थे। नो रेवेन्यू, अगर कभी और रेवेन्यू नहीं दे पाए तो इनकी प्रॉपर्टी ऑक्शन कर देते थे। ये हुए हमारे 3 पॉइंट्स रेवेन्यू सेटलमेंट के, सॉरी परमानेंट सेटलमेंट के। वाई ज़मींदार डिफॉल्टेड, कई बार ज़मींदार पेमेंट क्यों नहीं कर पाते थे। फर्स्ट रीज़न क्या था, हाई रेवेन्यू डिमांड। देखो ब्रिटिशर का जो ये लॉ था, इसमें ब्रिटिशर ने अपने ऊपर एक लिमिटेशन लगाई थी। क्या लिमिटेशन थी वो, हम सिर्फ 150 रुपये लेंगे, हम 150 रुपये से ऊपर एक पैसा नहीं लेंगे, ना हम एक पैसा ज़्यादा लेंगे ना एक पैसा हम कम लेंगे। इसका क्या मतलब है, कल को अगर कमाई ज़्यादा होगी, कल को हार्वेस्ट ज़्यादा होगी, तो ब्रिटिशर्स को तो 150 रुपये मिलने हैं, उससे ज़्यादा तो ब्रिटिशर्स ले नहीं सकते। तो ब्रिटिश थॉट दैट दे कुड नेवर इंक्रीज द रेवेन्यू इन द फ्यूचर व्हेन द प्राइसेस एंड कल्टिवेशन वुड इंक्रीज। कल को प्राइस बढ़ गया, ब्रिटिशर ने सोचा ऐसा करते ना बहुत ज़्यादा ओवर एस्टिमेट करके लगा कर देते हैं हम पैसे ना, कि भाई देखो ऐसा करो ना, तो तुम मुझे 150 ही दे दो। और भाई उस टाइम, और जो जिस टाइम पे ब्रिटिशर्स ने ये चीज़ की थी ना 150, तब भाई ये हालत थी हमारी रूरल इकोनॉमी की कि 50 रुपये नहीं बनता था। वो एक विलेज में एक ज़मींदारी से 50 रुपये नहीं बनता था, ब्रिटिशर ने 150 तो रेवेन्यू लगा दिया। फिर ज़मींदार तो ऐसा था भाई मैं क्या कमाऊँ, मैं तो कमाना तो छोड़ो भाई, यहाँ तो बेचारे मेरे रेवत ही नहीं ला पा रही इतना पैसा जितना आप एज अ रेवेन्यू मंगा रहे हैं। डिप्रेस्ड इन प्राइसेस, भाई देखो पहली बात, प्राइसेस को एनग्जाइटी नहीं हुई है। ये इसका मतलब ये है कि जो प्राइसेस थे वो बहुत ज़्यादा कम थे। आपने देखी होगी न्यूज़ वगैरह में कि कई सारे किसान वगैरह रोड में अपनी वो फसल फेंक देते हैं, कहते हैं कि हमें दाम नहीं मिल रहा है, बस वही चीज़ हुई थी।
दाम नहीं मिले, आई मीन जो खेती हुई उसके प्राइसेस नहीं मिले, तो मतलब वो पैसा ही नहीं हुआ, तो पैसा पैसा वो आगे ज़मींदार को नहीं पे कर पाएंगे, ज़मींदार आगे ब्रिटिशर्स को नहीं पे कर पाएगा, देयरफॉर इट वाज डिफिकल्ट फॉर द रेत टू पे द रेवेन्यू टू द ज़मींदार्स। सनसेट लॉ, ये एक ऐसा लॉ है, ब्रिटिशर्स, मान लो मैं एक ज़मींदार हूँ और ब्रिटिशर ने डिसाइड कर दिया कि भाई देखो जी, आपको मुझे एक स्पेसिफिक डेट दे दी, आपको इस दिन के सनसेट, सूरज ढलने से पहले पैसा चाहिए, देना पड़ेगा हमें। ये एक सनसेट लॉ का मतलब ये था, मुझे ब्रिटिशर के पास जाना पड़ेगा और मुझे उस डेट के सूरज ढलने से पहले पहले पेमेंट करनी पड़ेगी, अगर मैं नहीं कर दूँ तो मेरी प्रॉपर्टी ऑक्शन हो जाएगी। और ये लॉ इतना स्ट्रिक्ट था, ब्रिटिशर्स नहीं देखते थे कि भाई जो ज़मींदार है उसके वहाँ पे हार्वेस्ट अच्छा हुआ, वहाँ रेनफॉल हुई, कहीं भूखमरी आ गई, कुछ हुआ, कोई रीज़न नहीं देखते उनको, उनका बस एक था, 150 तो 150, तुम चाहे जहाँ से लाओ, हमें मुझे नहीं पता। राइट, द पावर ऑफ जमींदार्स। अब जो पावर ऑफ जमींदार थी वो सिर्फ बच गई थी एक ही काम के, रेवेन्यू कलेक्शन ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम द रियोट्स एंड मैनेज द जमींदारी। इनका सिर्फ एक काम बचा था जो कि था रेवेन्यू कलेक्ट करना, रेवेन्यू कलेक्ट करना, बस लोगों से रेवेन्यू उठाना, बस इतना काम था इनका, रेवेन्यू उठाना, और रियोत से रेवेन्यू उठाया और सीधा ब्रिटिशर्स को दे दिया, बस ये काम था इनका। नो अथॉरिटी एंड अटोनमी, अब इनके पास ना कोई अथॉरिटी थी ना कोई अटोनमी थी, दे हैड नो ट्रूप्स। पहले इनके पास आर्मी होती थी, पहले इनके पास पुलिस होती थी, पहले इनके पास कचेरी होती थी, एक होता था जैसे होता नहीं कोर्ट होता है, जज साहब जहाँ बैठते थे, तो जज साहब तो राजा होते थे, एक वो ऐसी ऐसी चीज़ें होती थी, एक्स्ट्रा चीज़ें होती थी, अब वो ब्रिटिशर्स के अंडर उनके पास है ही नहीं। ओके, फिफ्थ पॉइंट इज़ द रेंट कलेक्शन। ज़मींदार रेंट कलेक्शन के लिए, देखो ज़मींदार रहता था शहर में, सीधी सी बात, सिटी एरिया में ज़मींदार मोटा पड़ा है, बिल्कुल मज़े से बैठा है, तो वो शहर में रहता था, वो खुद तो जाएगा नहीं हर एक गाँव में कि भाई देखो रेवेन्यू निकालो, रेवेन्यू इस बार का रेवेन्यू निकालो, नहीं, उसने एक बंदा अपॉइंट किया हुआ था, उसको, उसका नाम होता था अमला। अमला जाता था हर गाँव में और मांगता था रेवत से पैसे, बोला अपना पैसे दो हमें, जो आपका रेवेन्यू है रेवेन्यू पे करो हमारे पास। रेवत कई बार नहीं दे पाता था, रीज़न क्या है, बैड हार्वेस्ट, फसल ही नहीं हुई, दूसरा लो प्राइस, दाम ही नहीं मिले उसके, कई बार डेलिबरेटली गेम खेल जाता था ये इनके साथ, कि डेलिबरेटली तो बोलता भाई देखो है ही नहीं, बेशक इनके जो पूरे कमरे होते थे पैसों से भरे होते थे, मैं इनके से अभी कभी ऐसा हुआ नहीं, बट जिसमें एग्जांपल दे रहा हूँ, दे वर हैप्पी टू से ज़मींदार इन द ट्रबल, इनको खुशी होती थी कि भाई ये ज़मींदार तो, हाँ ज़मींदार को झाड़ पड़ रही है, मज़े आ गए आज तो, ज़मींदार को तो ब्रिटिशर्स ने, सफ़ेद गोरों ने, फिरंगियों ने बहुत डांटा। ओके, जोतेदार्स। अब नॉर्थ बंगाल में एक रिच पेजेंट का ग्रुप इमर्ज हुआ जिनको कहा जाता था जोतेदार्स, एक ऐसे रेवत जिनके पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है, बहुत ज़्यादा ज़मीन है, ये रेवती होते थे, बस ये अमीर होते थे, बहुत ज़्यादा ज़मीन होती थी इनके पास। देखो एक एग्जांपल दिया, इन अर्ली 19th सेंचुरी जोतेदार के पास करीब 1,000 एकड़ तक ज़मीनें होती थी। दे कंट्रोल द लोकल ट्रेड, मनी लेंडिंग, पुअर कल्टिवेटर्स। हाँ, ये पावर एक्सरसाइज करते हैं लोकल ट्रेड में, जो गांव में छोटा मोटा ट्रेड होता है उसके ऊपर इनके बहुत बड़ी पावर, बहुत ज़्यादा पावर इन्फ्लुएंस करते थे ये लोकल ट्रेड को, मनी लेंडिंग, मनी देते थे जिनको रिक्वायरमेंट होती थी, कर्जा देते थे, आई मीन पुअर पुअर कल्टिवेटर्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा पावर एक्सरसाइज करते थे। हाफ लैंड वॉज गिवन टू द शेयर क्रॉपर्स। शेयर क्रॉपर्स कौन होते हैं, ठेकेदार, सुना है आपने एक वर्ड, ठेकेदार का क्या मीनिंग है, मान लो एक, इसके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, 1,000 एकड़, वो एक ठेकेदार अपॉइंट कर देता था, ज़मीन दे देता था, आई मीन एक दे देता था, एक आदमी को दे देता था, उसको बोलता था सुन ऐसा कर, तू इस पर गेहूँ उगा, जो उगाना तूने होगा, मुझे नहीं पता, पर मुझे एक थोड़ा सा उसका जो 50% शेयर है वो मेरे को दे दे, 50% अपने पास से रख। समझ रहे हो, शेयर क्रॉपर्स, ठेकेदार, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया उनके साथ कि भाई देखो फार्मिंग तुम करो, तुमने बस 50% हार्वेस्ट मेरे को देना है, बाकी तुमने जो करना है करो उसके बाद का। इसे कहा जाता था शेयर क्रॉपर्स, इन द सेंस जोतेदार अपने फार्म में कभी खुद काम नहीं करते थे, किसी और से करवाते थे। ठीक है, अब इन्फ्लुएंस ज़्यादा विलेज में किसका होगा, जोतेदार का कि ज़मींदार का? ज़मींदार तो सिटी में रहता है, जोतेदार विलेजेस में रहता है, तो देयरफॉर अल्टीमेटली जोतेदार ज़्यादा पावर, जोतेदार का इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा विलेजेस में। जोतेदार रजिस्टर्ड द जमा। जमा क्या होता है, अब भाई देखो गांव के लोग थे उस टाइम पे, रूरल एरिया में, उनको पता नहीं था कि भाई अगर कोई आएगा ऑफिशियल बोलेगा हमें रेवेन्यू चाहिए, हमें हमें टैक्स चाहिए, भाई लोगों को तो पता ही नहीं था भाई क्या बोल रहा है ये, टैक्स रेवेन्यू हमें नहीं मतलब पता है, इसका इंग्लिश वर्ड बोल रहा है कुछ, तो उस टैक्स और रेवेन्यू को कहा जाता था जमा। और जो कई बार ना जोतेदार, जब कभी ना जमींदार इंक्रीज़ करता था ना जमा, बोलता था देखो इस साल ना थोड़ा ज़्यादा तुम्हें जमा देना पड़ेगा, जोतेदार से आ जाते थे, खड़ा हो जाते थे, हम नहीं देंगे देखो ज़्यादा जमा, ठीक है। और ऑल्सो ये मैनिपुलेट कर देते थे रेवत को, बोलते थे देखो तुम भी पेमेंट मत करो, ये तो ज़्यादती कर रहा है, ये तो ज़मींदार ज़्यादा जमा ले रहा है हमसे, देनी नहीं, तो वो रेवत भी बोलता हाँ ठीक बोल रहे हो, ठीक बोल रहे हो जोतेदार, आपके साथ हम खड़े हैं, हम इस बार पेमेंट ही नहीं करते, इनको छोड़ दो। और कई बार क्या होता था, जो ज़मींदार की इस्टेट होती थी, जब मैं हमने पीछे बुरदवान में पढ़ा
कि जब ज़मींदार की जब एस्टेट के ऑक्शन होते थे, जो जो हमारे जोतेदार है वो परचेज़ करने आ जाता था, बोलता था अच्छा प्रॉपर्टी बिक रही है, अरे ज़मींदार की प्रॉपर्टी मैं खरीदूँगा, मेरे पास पैसा है, ठीक है। अब इनके अलग-अलग नाम्स थे, जैसे हो हौलदार, गंठीदार, मंडल, ये सीयूईटी में आएगा, मैं ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। द ज़मींदार्स रेसिस्ट, कई बार ज़मींदार पैसे नहीं देते थे, रीज़न क्या था? प्रॉपर्टी टू द वुमेन। आई मीन क्या-क्या तरीके थे ये, मतलब ये ना टैक्स नहीं देना चाहते थे। टैक्स बचाने के लिए क्या-क्या चीज़ें यूज़ करते थे? प्रॉपर्टी टू द वुमेन। और ये अपनी प्रॉपर्टी को ऑक्शन होने से कैसे बचाते थे? ये जो अपनी प्रॉपर्टी है वुमेन के नाम कर देते थे, अपनी मम्मी के नाम कर देते थे। रीज़न क्या है? एक लॉ बनाया था ब्रिटिशर्स ने, इस लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी वुमेन की प्रॉपर्टी किसी के भी द्वारा नहीं ली जा सकती। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, कोई वुमेन है, उसके पास कुछ प्रॉपर्टी है, उसकी प्रॉपर्टी ना उसका हस्बैंड ले सकता है, ना ब्रिटिशर्स ले सकते हैं, दुनिया का कोई आदमी उससे उसकी प्रॉपर्टी नहीं ले सकता। तो हमारा राजा चालाक आदमी, जिसकी सारी प्रॉपर्टी थी उसने अपनी मम्मी के नाम कर दी। अब बोले ब्रिटिशर तुम लोगे मेरी प्रॉपर्टी, तुम ऑक्शन करोगे? नहीं ले कर पाएंगे। फिक्टिशियस सेल्स, रेवेन्यू वॉज डेलिबरेटली, देखो ऐसा है कि कई बार ऐसा होता था कि ज़मींदार के पास पैसा होता था, पर ज़मींदार जानबूझ के पैसा ब्रिटिशर्स को, सॉरी, ज़मींदार को देता नहीं था। रीज़न क्या होता था? सॉरी, हाँ सॉरी, आई जस्ट मेस्ड अप, आई एम सॉरी। जो मान लो कई बार ऐसा होता था कि जो हमारा ज़मींदार है, उसके पास उसके पास रेवेन्यू होता था, उसके पास पैसा होता था, पूरा पैसा होता था जितना ब्रिटिशर्स मांग रहे हैं, बट वो जानबूझ के वो पैसा नहीं देता था। रीज़न क्या होता था? रीज़न क्या होता था? क्योंकि भाई देखो, जितना पैसा वो ब्रिटिशर्स को देना देना पड़ता था, वो चाहता था कि भाई ब्रिटिशर्स को ना ही देना पड़े, मैं अपनी जेब में रख लूँ सारा पैसा, तो कितना अच्छा नहीं हो जाएगा। तो वो क्या करता था, वो अपनी स्टेट को ऑक्शन करवाने देता था। बोला देखो सुनो, ऐसा करो ब्रिटिशर्स, तुम अपनी ऑक्शन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी प्रॉपर्टी का मेरे पास पैसा है ही नहीं। बेशक उनके पास पैसा पूरा होता था। ज़मींदार अपने एजेंट्स भेज देता था, अपने वो होते नहीं है, ये कौन से, अपने कुक हो गए, सर्वेंट्स हो गए, उनको बोलता था ऐसा करो तुम ना, मेरी जो जब मेरी ऑक्शन होगी ना, मेरी प्रॉपर्टी वो तुम खरीद लेना, पर पेमेंट मत करना उसकी। अब जब पेमेंट नहीं होती थी, ब्रिटिशर्स बोलते थे कोई बात नहीं, री ऑक्शन करो, अगर तुम पेमेंट नहीं दे पाए, जो नया बंदे ने, जो मतलब ज़मींदार के एजेंट ने अगर प्रॉपर्टी खरीदी, अगर वो पेमेंट नहीं कर पाया, ऐसा करो ना, रीसोल्ड करो, एक और ऑक्शन हम ऑर्गेनाइज़ करवाएंगे। अब जो नया ऑक्शन होता था, फिर वहाँ पे एक और बार ज़मींदार का एजेंट प्रॉपर्टी खरीद लेता था। ये बार बार होता रहा, बार 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 ये रिपीट करता गया। दिस प्रोसेस वॉज एंडलेसली रिपीटेड। दिस एग्जॉस्टेड द स्टेट चक्कर आ गई भाई। ब्रिटिशर बोलते क्या कर रहे हो भाई, इतना नहीं किया जाता। ब्रिटिशर्स ऐसे थे, हम इतना नहीं कर सकते भाई, कितना भाई बार बार ऑक्शन ही कराते रहे हम, हमारे पास इतना वेला टाइम थोड़ी है। ब्रिटिशर्स बोलते थे एंड में, भाई सुन ज़मींदार, ऐसा कर, तू प्रॉपर्टी खुद रख, तेरे पास कितने पैसे? ज़मींदार बोलते थे हो गए करीब 25 रुपये। बोले बोले भाई, ज़मींदार बोलते थे 150, हम तो 150 बोल रहे। अब ज़मींदार बोलते थे देखो हमारे मेरे पास 25 रुपये ही है। अब वो फिर वो ब्रिटिशर बोलते थे यार ऑक्शन कराने से अच्छा तो 25 रुपये पकड़ा, तू ही रख यार वापस। इस तरीके से हमारे जो ये होते थे, ज़मींदार होते थे, ये कभी भी फुल रेवेन्यू पे नहीं करते थे। दूसरी चीज़ ये क्या करते थे रेजिस्ट करने के लिए? लाठियाल्स एंड रियोट्स। मान लो ऑक्शन में किसी आउटसाइडर ने प्रॉपर्टी खरीद ली, ज़मींदारी खरीद ली राजा की, तब क्या होता था? ज़मींदार की, जो हमारा पुराना ज़मींदार था, तो क्या होता था, दैट पर्सन वॉज अटैक्ड बाय लाठियाल्स। हुआ लठियाल्स, लठियाल्स भाई, लठ जिसके पास है मीन्स डंडा जिसके पास है, ही इज़ कॉल्ड एज लठियाल्स। ये बंदा मार देता, आई मीन मारना शुरू कर देता था, जो नया बंदा आता था ना प्रॉपर्टी खरीदने, उसको मारना शुरू कर देता था। प्लस रेथ रेजिस्ट, जो गांव के किसान होते थे वो भी उसको नहीं मानते थे, क्योंकि एक नए लोगों का बॉन्ड हो चुका था अपने ज़मींदार के साथ, अपने राजा के साथ। वो एक बहुत कनेक्टेड थे उनके साथ। इट वॉज देयर सेंस ऑफ आइडेंटिटी। राजा साहब उनकी एक आइडेंटिटी थी, एक कि भाई हम एक उस राजा की प्रजा है, एक ऐसी एक फीलिंग थी इनके अंदर, ठीक है। और रेवत भी फिर इनके साथ कॉपरेट करने के लिए रेडी नहीं थे, जो नए लोग आते थे। स्टार्ट ऑफ 19th सेंचुरी, डिप्रेशन वॉज ओवर। जब 19th सेंचुरी की बस स्टार्टिंग हुई थी, 181800 जो ईयर का जब स्टार्टिंग हुई थी, तब द डिप्रेशन वॉज ओवर। जो इकोनॉमिक डिप्रेशन था ये ख़त्म हो चुका था। कंसोलिडेटेड द पावर, दे कंसोलिडेटेड द पावर। वापस अब ज़मींदार अमीर बन गए, ठीक है। ज़मींदार को लैप्स्ड इन 1930s। अब मैं बताता हूँ, ज़मींदार देखो वापस अब पावर में आ गए थे 1800 के बाद, अच्छे से पावर में आ गए थे ये 1800 के बाद। अब एंड में जाके इनका अल्टीमेटली इनका एंड कब हुआ? दैट वाज इन 1930, जब दूसरा इकोनॉमिक डिप्रेशन आया। आई मीन जब वो बड़ा जाना माना इकोनॉमिक डिप्रेशन आया। अभी 1930 कौन से टाइम पीरियड, जब हमारे गांधी जी वगैरह एक्टिव हो चुके थे। ओके,
अब मैं एक बार आपको यहाँ पे समझा दूंगा। ये हमारी कंपनी है, जो हमारे रेयोत्स है, रेयोत्स मान लो कुछ ऐसे रेयोत होते जिनके पास थोड़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी होती थी, तो वो भी वही ठेकेदार वाला सिस्टम, शेयर क्रॉपर वाला सिस्टम कर देते थे। रेयोत बोलता था देखो ऐसा है ना, मेरे पास थोड़ी ज़्यादा ज़मीन है, दो आदमी ऐसा करो, तुम मेरी प्रॉपर्टी लो और तुम फार्मिंग करो और थोड़ा थोड़ा मेरे को 50% मेरे को दे देना। दिस इज कॉल्ड एज शेयर क्रॉपिंग, जो पीछे भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो इससे पैसा रेयोत को जाता था, अपने नीचे के जो अंडर रेयोत होते थे वो रेयोत को देते थे, रेयोत अल्टीमेटली ज़मींदार को देता था, ज़मींदार अल्टीमेटली कंपनी को देता था। बट फिर बीच में राइज हुआ हमारे ज्योतिदास का, जो ये रेयोत्स है, जब ये बहुत ज़्यादा रिच हो गए, दे बिकेम ज्योतिदास। अब ज्योतिदास के अंदर तो बहुत ज़्यादा अंडर अंडर रेवत होते थे, ये हमने पीछे ज्योतिदास वाली हेडिंग में अच्छे से डिस्कस कर दिया। अब ज्योतिदार भी अल्टीमेटली अपना जो रेवेन्यू है वो ज़मींदार को देता था, फिर ज़मींदार अपनी कंपनी को देता था, मतलब ब्रिटिशर्स को दे देता था रेवेन्यू। द फिफ्थ रिपोर्ट। अब व्हाट इज़ द फिफ्थ रिपोर्ट, अब आप सोच रहे होगे। अब फिफ्थ रिपोर्ट पहली बात तो कितने पेजेस की थी, ये 1002 पेजेस की तो फिफ्थ रिपोर्ट बनी थी ये पूरी। और ये रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रेजेंट की गई थी इन द ईयर 1813। अब इसका सब्जेक्ट मैटर्स क्या था, इसके अंदर लिखा क्या गया था, एडमिनिस्ट्रेशन ब्रिटिश, मतलब क्या कर रहे हैं भाई, कौन ईस्ट इंडिया कंपनी कर क्या रही है हिंदुस्तान में, क्या इनका एडमिनिस्ट्रेशन है, क्या इनकी एक्टिविटीज़ है, ये सब कुछ उसमें बताई गई थी। कॉम्पोजिशन क्या था, पिटीशंस और ज़मींदार एंड रेवत, ज़मींदार और रेवत ने कुछ कंप्लेंट की थी, कोर्ट में गए थे, तो उसकी रिपोर्ट सारी। रिपोर्ट ऑफ द कलेक्टर, जो कलेक्टर था, जो कलेक्टर साहब थे जिनके बारे में मैंने आपको बताया, अब उसने भी तो कुछ किया होगा, कुछ लिखा होगा, उनकी डॉक्यूमेंट्स लेके, नोट ऑफ द रेवेन्यू एंड द जुडिशरी, कुछ जुडिशरी के क्या क्या वर्डिक्ट्स है उनकी रिपोर्ट भी भेज दी गई। अब ये रिपोर्ट का ये क्यों आई, देर पर पहली बात तो दो ग्रुप्स थे। फर्स्ट ग्रुप था ट्रेडर्स का। एक ना ईस्ट इंडिया कंपनी के पास एक मोनोपली थी। मोनोपली का क्या मतलब है कि इंडिया और चाइना में सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही ट्रेड कर सकती है और कोई कंपनी ट्रेड नहीं कर सकती। जो बाकी ट्रेडर्स थे उनको लगा भाई क्यों, ये तो बड़ा अनफेयर है, और सीधी सी बात है और है भी अनफेयर। क्यों सिर्फ एक ही कंपनी कर रही है, उनको लगा कि भाई हमने भी प्रॉफिट कमाना है, भाई हम भी इंडिया जाएंगे, हम भी सस्ते मसाले खरीदेंगे और ब्रिटेन में महंगे बेचेंगे। तो इसलिए उन्होंने अपोज करना स्टार्ट किया। उन्होंने कहा ये मोनोपली हटाओ, हमने भी इंडिया जाना है, हमने भी पैसे कमाने हैं। और दूसरा ग्रुप था पॉलिटिकल पार्टीज़ का। पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या बोलती थी, ये ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, बड़ी सेल्फिश है, ये सारे बेनिफिट्स ना ईस्ट इंडिया कंपनी इंजॉय कर रही है, जो ब्रिटिश नेशन है, जो हमारा ब्रिटेन है, इसको कंट्री को कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, ठीक है, ये सिर्फ सिर्फ इस कंपनी, ये कंपनी प्रॉफिट कमा रही है। और ये इन्होंने एलिगेशंस लगाए कि ये कंपनी ये मिसरूल करती है, ये ग्रीडी है, ये मैल एडमिनिस्ट्रेशन करती है, ये कंपनी बहुत करप्ट है, ये एलिगेशन स्टार्ट कर दिए लगाने काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ ने। तब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया। अकॉर्डिंग टू दैट एक्ट, कंट्रोल एंड रेगुलेट द ईस्ट इंडिया कंपनी। इन्होंने इस एक्ट के अंडर कंट्रोल, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको कंट्रोल और रेगुलेट करना स्टार्ट कर दिया। फर्स्टली क्या हुआ, रेगुलर रिपोर्ट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वर पब्लिश्ड। कुछ रेगुलर रिपोर्ट्स आने लगी एडमिनिस्ट्रेशन, सॉरी हाँ, हमारी जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कहा कि देखो तुम्हें हर बार हमें रेगुलर रिपोर्ट्स देनी है, तुम्हारे यहाँ पे क्या फंक्शनिंग हो रही है, तुम्हारी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ क्या, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चल रहा है, एक्टिविटीज़ क्या क्या कर रहे हो तुम लोग, उसकी प्रॉपर रिपोर्ट चाहिए हमें। प्लस रेगुलर रिपोर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, एक कमेटी ऑफ अफेयर्स टू लुक आफ्टर द अफेयर्स। और इस ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कुछ ग्रुप ऑफ पीपल बनाए, ग्रुप ऑफ पीपल को ग्रुप ऑफ सिविल सर्वेंट्स, मतलब ग्रुप ऑफ आईएएस लोग जो उस टाइम पे हुआ करते थे, उन लोगों को बोला कि तुम एक ग्रुप बनाओ, ऐसा करो और तुम देखो ये कंपनी कर क्या रही है इंडिया में, एक हमें प्रॉपर एक बार मतलब इनकी अफेयर्स को देखते रहो, ऑब्जर्व करो क्या चल रहा है। ये दो चीज़ें आई थी ब्रिटिश पार्लियामेंट के बाद। और जो ये फिफ्थ रिपोर्ट है, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ दिस रिपोर्ट, रेगुलर रिपोर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सब हेडिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ फिफ्थ रिपोर्ट। अभी फिफ्थ रिपोर्ट क्यों इंपॉर्टेंट थी, इट इज़ अ इनवैल्यूएबल सोर्स। अगर आपको पता करना है इंडिया की रूरल सोसाइटी में क्या हालत थी, तो बेस्ट आपको इस रिपोर्ट के थ्रू ही पता लग सकता है। बट ये आप आंख बंद करके, इट शुड नॉट बी एक्सेप्टेड अनक्रिटिकली। आप इसको आंख बंद करके नहीं विश्वास कर सकते कि भाई हाँ ये सही, बिल्कुल सही चीज़ ही है, ये ऑथेंटिकली यही हुआ होगा। जब हमारे हिस्टोरियन ने अदर सोर्सेज पढ़े, जैसे द आर्काइव्स ऑफ ज़मींदार, जो ज़मींदार कुछ रिपोर्ट वगैरह लिखते थे, या कोई लोकल जो लोग थे वो कुछ लिखते थे, उनके रिकॉर्ड्स पढ़े, तो उनसे एक और चीज़ पता लगी कि इस रिपोर्ट में ब्रिटिशर्स ने, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इन्होंने एक चीज़ करने की कोशिश, दे वांटेड टू हाइड द मैल एडमिनिस्ट्रेशन। इनको भी देखो, पहले ही इनको गालियाँ पड़ रही है कि ये कंपनी ग्रीडी है, ये मिस एडमिनिस्ट्रेशन करती है, करप्ट है। फिर इन्होंने क्या किया, फिफ्थ रिपोर्ट को में अपना जो मैल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको हाइड करने की कोशिश की। इन्होंने एग्जैजरेट कर दिया कोलैप्स ऑफ ज़मींदार। मतलब अभी बताया नहीं था इन्होंने, ज़मींदार, अरे जो ज़मींदार पेमेंट नहीं करेगा लोन की, हम उसको तो प्रॉपर्टी से बाहर निकाल देंगे। बट इन रियलिटी तो हमारे को पता है ना कि ज़मींदार ने कैसी कैसी गेम खेली इनके साथ। और एंड में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज लाइक कि भाई ऐसा करो, तुम 25 रुपये दे दो पर ज़मींदारी तुम ही रख दो। एट द एंड ऑफ द डे निकाला नहीं ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनको। बट जब रिपोर्ट में तो तबाही चीज़ें लिख दी ना इन्होंने। इन रियलिटी इट वॉज फॉल्स, वही बात। नेक्स्ट सब हेडिंग, हो एंड द प्लो। अब पहली बात तो तुम हो की पिक्चर देख
लो ये फावड़ा टाइप होता है वो। और अब तुम प्लो की पिक्चर देख लो, दिस इज़ द प्लो जो गाय के साथ यूज़ की जाती है। अब पहली बात तो हो कौन यूज़ करते थे, अभी एक रफ आइडिया के लिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ। हो यूज़ करते थे पहाड़िया, जो पहाड़ में लोग रहते हैं वो प्लो यूज़ करते हैं, वो हो यूज़ करते हैं, फावड़ा यूज़ करते हैं। जो ज़मीनों में रहते हैं, प्लेन्स में रहते हैं, वो गाय का यूज़ करते हैं और प्लो का यूज़ करते हैं। ये चीज़ एक बार तुम अपने दिमाग में बिठा लो। पहाड़ों में हो का यूज़ होता है, फावड़े का यूज़ होता है, और प्लेन्स में प्लो का यूज़ होता है। ये चीज़ एक बार याद रख लो। ओके, हम राजमहल हिल्स की बात करें। राजमहल हिल्स कहाँ है, पहले तो ये देख लो। दिस इज़ द राजमहल हिल्स एरिया, ठीक है, मतलब बांग्लादेश के थोड़ा साइड में वाला एरिया। ओके, इन द हिल्स ऑफ राजमहल, जो ये जो राजमहल हिल्स हैं, यहाँ पे क्या क्या हुआ। पहली बात तो जो बुचैनन है, एक बंदा है बुचैनन, इनके बारे में आगे बताऊंगा। बुकैनन बुचैनन जो बोलना है बोल सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं, अब तो बेचारा है नहीं इस दुनिया में। जो बुकैनन है, इसने एक जर्नल बनाया, एक रिपोर्ट दी प्रॉपर, उसमें उसने द डायरी ऑफ द प्लेसेस ही विजिटेड, जहाँ कहाँ कहाँ गया था, ये उसने प्रॉपर लिखा उसमें कि भाई मैं यहाँ गया था, मैंने ये चीज़ें देखी, पीपल ही इनकाउंटर्ड, मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे। और इसी बंदे ने राजमहल हिल्स के बारे में लिखा है कि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस जगह है, इट इज़ इनपेनिट्रेबल। फिर इसने देखा, लोगों के बारे में जाना कि यहाँ के लोग बड़े ही हॉस्टाइल है, दे आर अनविलिंग टू टॉक, ये बात ही नहीं करना चाहते, बड़े बुरे लोग हैं। फिर इसने पता किया कि ये लोग हैं कौन। फिर इसने देखा कि दीज पीपल आर नोन एज हिल फोक, जैसे आप देख पा रहे होगे, दीज आर नोन एज हिल फोक, दे आर नोन एज पहाड़िया। जो ये हिल फोक है, इसका नाम इनका पहाड़िया है। फिर इन्होंने, जो हमारा कैनन है, इसने देखा कि भाई ये लोग डेली नीड्स कैसे जीते, कैसे, इनका लाइफ स्टाइल क्या है। जब इन्होंने इनका लाइफ स्टाइल देखा, था डिपेंडेंट अपॉन दो चीज़ें, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर एंड द फॉरेस्ट प्रोड्यूस। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर क्या होता है, आप जंगल में गए, आपने थोड़ी बहुत वहाँ पे झाड़ियाँ काट दी, वो झाड़ियाँ जला दी, फिर वहाँ पे थोड़ी बहुत लाइटली खुदाई की, फिर वहाँ पे आपने अपना थोड़ा बहुत कुछ उगा दिया, और वो 1 साल उगाया, 2 साल उगाया, 2 साल के बाद आपने वो ज़मीन छोड़ दी, दे लेफ्ट इट फैलो। वही बात है, कल्टिवेटेड विद द हेल्प ऑफ हो फॉर फ्यू ईयर्स एंड देन लेफ्ट इट फेलो, छोड़ दी फिर वो ज़मीन, फिर दूसरी ज़मीन पे चले गए वो। दिस इज कॉल्ड ए शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, ये आपने बचपन में बहुत पढ़ा होगा इस सिस्टम में। फॉरेस्ट प्रोड्यूस, अब डिपेंडेड अपॉन द फॉरेस्ट प्रोड्यूस, कुछ फॉरेस्ट से गुड्स मिलते थे, जैसे महुआ, सिल्क, व्हाट इज सिल्क कून्स मिलते थे, जैसे सिल्क, सीधी सी बात है, सिल्क कून्स मिलते थे। और वुड यूज़ करते थे खाना बनाने के लिए, ये कुछ चीज़ें थी। हंटिंग करते थे ये फॉरेस्ट में, ये चीज़ मैंने ऐड नहीं किया, बट याद ऐड कर देना अपने पास। कैटल, अपनी गाय वगैरह को घास खिलाने के लिए जंगल में जाते थे। मतलब फॉरेस्ट को ये कैसे कैसे यूज़ करते थे, रेजिस्टेड, जब ब्रिटिशर्स आए ना, दे रेजिस्टेड कि भाई हम अपनी ज़मीन नहीं देंगे आपको ना, हम यहाँ पे सेटल्ड एग्रीकल्चर करेंगे। वो आगे बताऊंगा सेटल्ड एग्रीकल्चर होता क्या है। दिस रीजन, इनको लगता था कि रीजन ये उनकी ज़मीन है, इट्स देयर लैंड, इट्स देयर आइडेंटिटी, इट्स देयर वे ऑफ सर्वाइवल, ठीक है। चीफ, अब ना 6th पॉइंट हमारा चीफ। अब ये चीफ कौन होते थे, चीफ एक ऐसे लोग होते थे जो कि होते थे हेड ऑफ अ क्लैन, मतलब जैसे मान लो एक ट्राइबल ग्रुप है, उसका जो हेड होगा उसको चीफ कहा जाता था। चीफ का काम होता था यूनिटी रखना, मतलब जो पूरे ग्रुप को एक साथ रखना और बैटल्स लड़ना, ठीक है। देर वर फ्रीक्वेंट रेड्स वगैरह करते थे, और ऑल्सो जो ये लोग थे रेड वगैरह बहुत करते थे। जो जो प्लेन्स में लोग रहते थे उनके ऊपर अटैक बहुत करते थे, प्लेन्स में जो सेटल्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते थे उनके ऊपर अटैक बड़ा करते थे ये। और इट वॉज़ नेसेसरी फॉर सर्वाइवल। कई बार ना जब कभी जंगल में किसी कारणों से फसल नहीं लगी, इनका खाना नहीं हो पाया, तो ये क्या करते थे, फिर ये रेड करना स्टार्ट कर देते थे, अटैक करना स्टार्ट कर देते थे। दिस वॉज द वे दे असर्टेड देयर पावर, ठीक है। पॉलिटिकल रिलेशन, अब इनके कुछ पॉलिटिकल रिलेशन थे, वो किस तरीके से बने और वो करते क्या थे पॉलिटिकल रिलेशन में। अब भाई जब ये रेड करते थे, जो ज़मींदार थे, ज़मींदार गए एक बार उनके पास, चीफ़ के पास, बोला भाई चीफ़ क्या कर रहा है भाई तू, छोड़ देना यार, उगाने दे हमें भाई, उगा रहे यार, टैक्स देना पड़ता है, तुझे थोड़ी पता टैक्स क्या होता है भाई, हमारे सर पे भी होता है। पर ऐसा करता हूँ ना, ज़मींदार बोलता है मैं ना तुझे इस साल के इतना पैसा दे देता हूँ, पर ये कि तो अटैक ना कर, बस ये एक चीज़ है। चीफ ने बोला ठीक है, हम अटैक नहीं करेंगे, बस पैसे दे दो आप मेरे को। और दूसरी चीज़ ये लोग क्या करते थे, ये टोल टैक्स लेते थे, किससे, ट्रेडर्स से। ट्रेडर्स को बोलते थे अगर तुमने सेफली जंगल पार करना है तो आपको, तुम्हें इतना तो कुछ पैसे देने पड़ेगा, थोड़ा टैक्स हमें देना पड़ेगा। ओके, सिस्टम मैंडेट, पहली बात तो ये फोटो है, दिस इज़ अ फोटो ऑफ सेटल्ड एग्रीकल्चर, नो वेट, दिस इज़ नॉट अ फोटो ऑफ सेटल्ड एग्रीकल्चर। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, मैं आपको कैसे बताऊँ, एक सेकेंड। सेटल्ड एग्रीकल्चर, जस्ट इमेजिन कि एक फैमिली जिसके पास एक ज़मीन है, वो उसी पे ही हर साल वो उसी पे ही खेती करती है,
हर साल वो वहीं पे रहती है, वही खेत है, मतलब वो एक ही जगह पे कन्फाइंड है और वहीं पे खेती करती है। दैट इज़ नोन एज सेटल्ड एग्रीकल्चर। ठीक है। अब इन्हीं लोगों को टैक्स भी देना पड़ता है। जो हिल पहाड़िया लोग हैं, इनको तो पता ही नहीं है, जंगल में गुम हो जाते हैं कहीं पे। ठीक है। इन लोगों से तुम टैक्स ले नहीं सकते। तो सेटल एग्रीकल्चर में तुम टैक्स ले सकते हो एटलीस्ट। आपको अब शायद सेटल एग्रीकल्चर के बारे में पता लग चुका होगा। सिस्टम एंडेड इन 1790s। जो ये रेड वेड करते थे, सब कुछ होता था, फॉरेस्ट वगैरह में प्रोडक्ट वगैरह घूमते थे, ये जो सब कुछ करते थे शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, ये चीज़ें बंद हो गई इवेंचुअली इन 1790s। क्यों सेटल एग्रीकल्चर एक्सपैंड होना स्टार्ट किया, जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। ऑल्सो जो जितने भी सारे जंगल थे वो काट दिए गए, उसकी जगह राइस फील्ड, चावल उगाने स्टार्ट कर दिए गए। बिहाइंड रीज़न बिहाइंड द सेटल एग्रीकल्चर, सेटल एग्रीकल्चर से रेवेन्यू आएगा। मैंने बताया ना, सेटल एग्रीकल्चर है, लोग यहीं पे खेती कर रहे हो, तुमसे रेवेन्यू लेना भी आसान होगा, तो वो रेवेन्यू देते थे। फॉरेस्ट पीपल बिकेम सिविलाइज्ड। फॉरेस्ट पीपल को, और हाँ, ब्रिटिशर्स ने फॉरेस्ट पीपल को, जंगली बोलो, जंगल में रहने वाले लोगों को कहा कि तुम भाई क्या कर रहे हो, थोड़े मैनर सीख लो, एटिकेट सीख लो, थोड़े सिविलाइज्ड बन जाओ, थोड़े अच्छे से रह लो, क्या ये हंटिंग वंटिंग करते हो तुम, छोड़ दो ये सारी चीज़ें। इसका रिजल्ट क्या हुआ, फॉरेस्ट वगैरह डिक्लाइन हो गया, फॉरेस्ट वगैरह कम होने स्टार्ट हो गए, जो पैस्चर लैंड थी वो भी कम होने लगी। कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया बिटवीन द हिल फोक एंड द सेटल एग्रीकल्चरिस्ट। जब देखा ना पहाड़ियों ने कि भाई ये तो हमारे जंगल और पैस्चर ख़त्म कर रहे हैं, तो उन्होंने लड़ाई स्टार्ट कर दी विद द सेटल एग्रीकल्चर। जो प्लेन्स में रहते थे लोग, उनके ऊपर अटैक करने बहुत स्टार्ट कर दिए। रेड्स और फ्रीक्वेंट, जो ये पीछे रेड मैंने बताई, ये रेड बहुत ज़्यादा करने लग गए थे। डीलिंग विद द पहाड़िया, ब्रिटिशर्स करते थे एक सोल्यूशन। 1770 में ब्रिटिशर्स ने डिसाइड की, जहाँ कहीं कोई पहाड़ी आदमी दिख रहा है जो ये फालतू के काम कर रहा है, उसको मार दो सीधा, हमने नहीं ज़्यादा बातचीत करनी, ख़त्म करो उस आदमी को। इन 1780 में एक ब्रिटिश ऑफिसर आया, उसने बोला भाई पैसिफिकेशन करो। अब पैसिफिकेशन क्या होती है, भारी वर्ड, कल एग्जाम है, तुम्हें नहीं पता, मैं बताता हूँ पैसिफिकेशन क्या होती है। पैसिफिकेशन का मतलब होता है मनी फॉर कंडक्ट। जो हमारा वो है, जो ब्रिटिश है, ब्रिटिश ने बोला एक चीफ को, जो पहले ज़मींदार काम करता था, ऐसा करो, क्यों हमें डिस्टर्ब कर रहे हो। ब्रिटिश ने बोला क्यों तुम लोग अपने इतना हमें डिस्टर्ब करो, ऐसा करो ना, हम तुम्हें ना कुछ पैसे दे देते हैं, तो थोड़ा पैसे दे देते हैं, पर तुम थोड़ा ढंग से रहना, तुम ये अटैक टूक छोड़ दो। तो चीफ डेंट एक्सेप्ट। चीफ वॉज लाइक भाई तुम कौन होते हो हमें कुछ बोलने वाले, भाई हम डिसाइड करेंगे, होता नहीं है, मतलब इनका अलग ही रोब था चीफ का। चीफ वर लाइक भाई हम वो करेंगे जो हमें करना है, हमें नहीं तुम्हारे पैसों की ज़रूरत, ठीक है। और कई चीफ ऐसे थे जिन्होंने बोला ठीक है, पैसे के लालच में बोला हाँ ठीक है तुम पैसे दे दो। पर जनता ऑफेंड होगी उन चीफ्स के ऊपर, वो बोले भाई क्या कर रहा है तू, गुलाम है तू ब्रिटिश का। तो इसलिए उन चीफ को तो निकाल दिया जाता था। अब रिएक्शन, जो ये सारे पहाड़िया लोग थे, इनका क्या रिएक्शन था, दे वेंट डीप इन द माउंटेन। उन्होंने बोला भाई तुम हमारी ज़मीन नीचे वाले ले ली, कोई बात नहीं, तुमने थोड़ी होता नहीं लोअर हिल्स वाले एरिया ले लिया, तो हम अपर हिल्स में चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। दे इंसुलेटेड देमसेल्फ, इन्होंने ब्रिटिशर्स से अपने आप को अलग कर दिया, और ब्रिटिशर्स के ऊपर छोटी छोटी वॉर्स करने लग गए, थोड़े 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 अटैक करने लग गए ब्रिटिशर्स के ऊपर। फिर भी बुकैनन 1810 और 11। अब देयरफॉर द पहाड़ियाज व्यूड हिम विद सस्पिशन। बुकैनन गया 1810 और 1811 में। अब ये पहाड़ियों के साथ ये ज़्यादती कब की गई थी, 1770 और 1780 में ये ज़्यादती की गई थी। अब जब भी कोई पहाड़िया किसी अंग्रेज़ को देखता था, किसी फिरंगी को देखता था, उसको ऐसा लगता था भाई ये आदमी ठीक नहीं है, हमारा दोस्त तो है नहीं, पहली बात तो दुश्मन ही है, ठीक है। तो वैसे ही बुकैनन को देखा, सफ़ेद आदमी, गोरा आदमी, जंगल में आया 1810 में, तो वो देखने लगे थे कुछ ना कुछ करेगा ये आदमी, घटिया आदमी है, दोस्त नहीं हमारा। अब भाई संथालास, एक दूसरे ट्राइबल ग्रुप जो कि थे संथालास, दे एंटर्ड। ये इन लोगों की एंट्री हो चुकी थी, और ये प्लो को यूज़ करके फर्टाइल लोअर हिल्स में एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिया था इन्होंने। ये जो ये लोअर हिल्स वाला एरिया है ना, जो लोअर हिल्स वाला एरिया, यहाँ पे इन्होंने एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिया था। और जो हमारे पहाड़ियाँ से बहुत ऊंचे चले गए थे, ऊंचे एरियाज में चले गए थे। द संथालस। अब ये संथालस कौन थे, क्या चीज़ चल रही थी, जो हमारे बुकैनन साहब थे। बुकैनन साहब अब गए गंजूड़िया हिल्स में। गंजूड़िया हिल्स क्या चीज़ है, जहाँ पे संथालस रहा करते थे। आई मीन मतलब जब अब संथालस ने रहना जहाँ शुरू किया था, इट वॉज़ अ ओल्ड विलेज जहाँ पे सेटल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हो रही थी। जो हमारा बुकैनन था वो बड़ा खुश हुआ, ही स्टार्ट अप्रिशिएटिंग, अरे देखो यार ये है, इसे बोलते हैं एग्रीकल्चर। पहाड़ी क्या कर रहे जंगली लोग, पता मैंने नहीं बोला, बुकैनन ने बोला, ठीक है। बुकैनन मतलब क्या ये पहाड़ी क्या जंगली लोग क्या कर रहे हैं, सेटल लग रही है, मतलब क्या जंगलों में घूमते रहते हैं और जो थोड़ा बहुत ही शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करते हैं, ये है। कि ये गांव है, ये जो राजमहल हिल्स में गांव है जो सेटल एग्रीकल्चर कर रहा है, ये है गांव असली। जो हमारा संथालाज है, संथालाज केम इन 1800 में संथालाज आए।
और दे डिस्प्लेस द पहाड़ियाज, दे क्लियर द फॉरेस्ट, उन्होंने जंगल काटने शुरू किया और सेटल्ड एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिया। इनकी एंट्री क्यों हुई? इट स्टार्टेड इन 1780s में इन्होंने आना स्टार्ट किया। किसने बुलाया? जमींदार्स ने और ब्रिटिशर्स ने उनको इन्वाइट किया, बोला भाई आप लोग आओ, आपको ज़मीन चाहिए हम देंगे, इधर आओ। जो इनकी ज़मीन थी उसको कहा जाता था दामनी इको। इन 1832 ये टर्मिनोलॉजी ज़्यादा यूज़ होने लगी थी। द लैंड वॉज ऑल्सो नोन एज दामनी को, जो मैंने कहा लैंड ऑफ संथालस। दामनी को का मीनिंग है लैंड ऑफ संथालस। दे प्रैक्टिस्ड सेटल्ड एग्रीकल्चर। वही बात, पहाड़ी सेटल्ड एग्रीकल्चर नहीं करते थे, ये करते थे। रिजल्ट इसका क्या? वेट नो, हम यहाँ पे आएंगे। बट ब्रिटिशर्स ने ना एक शर्त रखी, बेटे तुम लोग आ तो रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, पर एक शर्त हम रखेंगे। ब्रिटिशर्स बोलते हैं थोड़ा बहुत तुम्हें रेवेन्यू देना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा नहीं, लिटिल लिटिल रेवेन्यू हम तुम्हें अभी स्टार्टिंग में हम चार्ज करेंगे, बट एक शर्त हम और रखते हैं। शर्त क्या है? तुम्हें 1/10 ऑफ द विलेज, 1/10 नहीं सॉरी 1/10 ऑफ द फॉरेस्ट क्लियर करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, और उसकी जगह पे तुम्हें राइस फील्ड लगानी पड़ेगी और प्रॉपरली कल्टीवेट करना पड़ेगा अगले 10 सालों में। दिस वॉज द शर्त ऑफ ब्रिटिशर्स। उन्होंने और एक और चीज़ कही ब्रिटिशर्स ने, फिर टेरिटरी सर्वे की, क्योंकि ब्रिटिशर्स ना कागजी कामों में बड़ा मानते थे। उन्होंने प्रॉपर सर्वे किया, मैपिंग कर दिया, हाँ इतना संथाला के नाम कर दी ज़मीन, हाँ ठीक है हो गया। अब हम पढ़ेंगे संथाला का पास्ट क्या था। दे सर्च्ड, ये क्या करते थे? दे सर्च्ड फॉर द प्लेसेस टू सेटल। ये हमेशा इनकी ये काइंड ऑफ ये इस तरीके से जीते थे, ये जगह जगह घूमते थे और एक जगह ढूंढते थे जहाँ ये सेटल हो सके, ठीक है। पहाड़ियाज वांटेड अ, नहीं वेट, दे सर्च द प्लेस टू सेटल। ये ऐसे थे कि इनको आज तक कभी ज़मीन मिली नहीं हिस्ट्री में जहाँ पे ये सेटल हो सके, बट अब ब्रिटिशर वगैरह ने बोला भाई तुम इधर आओ, यहाँ सेटल हो हमारी जगह पे, और यहाँ तुम सेटल एग्रीकल्चर करो। और दे फाइनली फाउंड वन विद द हेल्प ऑफ ब्रिटिशर्स एंड जमींदार्स। इसका रिजल्ट क्या हुआ? जो संथाल है बहुत जल्दी एक्सपैंड किए। इन 1832 40 विलेज 3000 हो गए। 1851 वो 1473 विलेजेस बन गए भाई, 20 साल नहीं हुए, और देखो कितने ज़्यादा गांव बन गए, 40 से 1473 विलेजेस बन गए और 82,000 पॉपुलेशन होगी एकदम ही। इंक्रीज़ इन रेवेन्यू, अब देखो जो रेवेन्यू है इससे तो ब्रिटिशर को इंक्रीज़ ही हुआ होगा, क्योंकि जहाँ पे सेटल एग्रीकल्चर होगा वहाँ रेवेन्यू तो आएगा ही, जो मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया। इम्पैक्ट ऑन पहाड़ियाज को, दे वेंट डीप इन द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के बहुत डीप में चले गए, बहुत ज़्यादा ऊपर चले गए। मतलब देखो ना, पहाड़ों का एक हिसाब होता है, जो लोअर हिल्स होते हैं ना, जस्ट टेक एन एग्जांपल शिमला। शिमला में आपको पता है कितने ज़्यादा पेड़ है, हरियाली है, सब कुछ है। अगर आप और ऊपर लद्दाख जाओगे, बहुत ही ऊपर चले गए ना लद्दाख, अब भाई लद्दाख में आपको एक पेड़ नहीं मिलेगा। आर यू गेटिंग मी? जो पहाड़ के टॉप रीजन्स होते हैं ना, वहाँ पे कुछ नहीं मिलता, वहाँ वेजिटेशन नहीं होती। जो नीचे होते हैं लोअर हिल्स होता है, वो बहुत फर्टाइल होता है। पहाड़ियाज वेंट डीप इन द फॉरेस्ट, दे बिकेम इम्पोवरिश्ड। वही बात है, वो लद्दाख जैसे एरिया में चले गए जहाँ पे भाई कल्टीवेशन करनी इम्पॉसिबल है। मतलब राजमहल हिल के जो बहुत टॉप वाले पहाड़ थे वहाँ चले गए जहाँ कल्टीवेशन हो नहीं सकती। वहाँ हंटिंग, जहाँ भाई जहाँ पे घास फूस ही नहीं होगा वहाँ जानवर कहाँ से आएंगे, तो फिर वो हंटिंग भी नहीं कर पा रहे थे। तो संथालाज लैंड वॉज स्लिपिंग। अब देखो ब्रिटिशर्स हमेशा अपनी पे आ जाते थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स देखो अच्छे तो है नहीं, किसी किसी के लिए भी अच्छे नहीं थे। अब ब्रिटिशर्स ने इनके ऊपर टैक्स इंक्रीज़ करना स्टार्ट कर दिया। मनी लेंडर ने इंटरेस्ट ज़्यादा चार्ज करना स्टार्ट कर दिया। जो ज़मींदार थे, ज़मींदार ने बोला ओ हेलो संथाला परगना, बड़े सॉरी संथाला नहीं बड़े, तुम दामनी को इधर आओ, सुनो ऐसा करो, जो तुमने इंक्रीज़ किया है, तुम ना ये जो ज़मीन है ये मेरी है, मैं एक्सरसाइज करता हूँ कंट्रोल। ज़मींदार मतलब होता नहीं है, फालतू का रोब जमाने लग गए इनके ऊपर। संथालों को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है। संथाला ने एक रिवोल्ट कर दिया अगेंस्ट द जमींदार्स, मनी लेंडर्स, स्टेट, और इन सबके अगेंस्ट एक रिवोल्ट किया। बट उसका रिजल्ट क्या हुआ? एक संथाला परगना बनाया गया। ब्रिटिशर्स बोले कि यार ये रोज़ रोज़ ये रिवोल्ट नहीं होता मुझसे। ब्रिटिशर्स का ये रिएक्शन था, हमसे ना ये रिवोल्ट वगैरह हम नहीं सह सकते। उन्होंने बोला भाई तुम्हें चाहिए क्या? संथाला ने बोला हमें ऑटोनॉमी चाहिए, जो हम करना चाहते हैं हमें वो करने दो, तुमने तो बहुत ज़्यादा रेवेन्यू दे रहे हो, ये वो सो। ब्रिटिशर ने बोला ऐसा करो, हम एक ज़मीन तुम्हारे ही नाम करते हैं, इसमें तुमने जो लॉज बनाना है, जिस तरीके से रहना तुम अपनी मर्ज़ी से रहो। उसका नाम बन रखा है इन्होंने संथाला परगना। और ये कहाँ बनाया? भागलपुर और बीरभूम वाले एरिया में, बीरभूम जगह का नाम है। नाउ वी टॉक अबाउट पहाड़िया एंड संथाला के बीच में डिफरेंस। पहली बात, पहाड़िया डिड नॉट वांट टू कट द फॉरेस्ट, संथाला वांट टू कट द फॉरेस्ट। संथाला कहता है फॉरेस्ट काटो, उगाओ गेहूँ वगैरह। Pahadiyas did not never touch the plow. The Santhalas, they touched the plow. They used the plow for cultivation. Pahadiyas, they were so connected to the early life. जो Santhalas है, they were not much connected to the early life. आप एक और चीज़ पॉइंट देख सकते हो यहाँ पे। They practiced the what was that? Shifting agriculture, whereas they practiced the settled agriculture. हाँ, द अकाउंट ऑफ बुकैनन, इट्स द नेक्स्ट स्लाइड। अभी ये बंदा जब घूमने गया था, पहली बात इसके बारे में बताता हूँ मैं। ये बंदा एक सरकारी एग्ज़ाम दैट वाज
बंगाल मेडिकल सर्विस पास करके आया था, एज अ फिजिशियन ये बंगाल में आया था, और एक गवर्नर जनरल था, ये उनका सर्जन भी रहा है ये बंदा। पर जो ब्रिटिश जितने भी गवर्नर जनरल थे ना, उनको एक चीज़ लगी, यार ये बंदा टैलेंटेड बहुत है। इन्होंने उसको एक काम दिया, बोला ऐसा करना, तू जंगलों में जा, तू एक सर्वे कर, तू एक प्रॉपर अकाउंट बना, और उसमें हमें बता कि जंगलों में इन जंगलों में क्या क्या चीज़ें हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, राइट। अब देखो, अब मैं बैकग्राउंड बताता हूँ। हिज जर्नी वॉज नॉट जस्ट बिकॉज ही हिज लव फॉर लैंडस्केप। भाई ये जंगलों में इसलिए नहीं गया कि बस इसको ज़मीन बहुत ज़्यादा पसंद थी, जंगल की अरे सुंदर जगह है ये वो सो, अरे नहीं। बट ही वेंट विद द आर्मी ऑफ पीपल, ये बहुत ज़्यादा लोगों के साथ गया, बहुत ज़्यादा लोगों के साथ पार्टी करने नहीं गया मेरे भाइयों। ये गया बहुत ज़्यादा लोगों के साथ जो कि थे आर्मी ऑफ, मतलब बहुत थे, कैसे बोलूँ मैं आपको, बड़े ही सर्वेयर्स थे, जियोलॉजिस्ट थे, पेंटर्स थे, पता नहीं कौन कौन, राइटर्स थे। मतलब प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करे ताकि पता लगे कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। आई मीन मतलब बस पता लगे कि रिसोर्सेज क्या क्या है जो हम ब्रिटिशर्स और यूज़ करके लंदन ले जा सके। ठीक है। देवर इंस्ट्रक्शंस वर गिवन टू व्हाट टू लुक फॉर। प्रॉपर इन लोगों को ना इंस्ट्रक्शन मिली हुई थी इस बंदे को कि भाई सुन, तेरे को ऐसी ऐसी चीज़ें ढूंढनी है जो हम ब्रिटिशर्स ब्रिटेन ले जा सके और हमारे बेनिफिट का हो, और हमारे कमर्शियल कंसर्न्स को मीट करता हो वो। व्हाट कंपनी वांटेड, दे वांटेड टू इंक्रीज द कॉमर्स। कॉमर्स मतलब कॉमर्स स्ट्रीम नहीं, जो तुम प्लस 1 प्लस 2 में पढ़ते हो, कॉमर्स का मतलब है बहुत ज़्यादा ट्रेड वगैरह में वो इंक्रीज़ कर सके हम। तो इसके लिए तुम नेचुरल रिसोर्सेज ढूंढो। देयरफॉर दे सर्वेड द लैंडस्केप। देयरफॉर ब्रिटिशर्स ने कहा तुम ऐसे करो, सर्वे करो लैंडस्केप का, पता करो ताकि हम इंक्रीज़ कर सके रेवेन्यू बाय एक्सप्लॉइटिंग द नेचुरल रिसोर्सेज। दे ऑब्जर्व द रॉक स्टोन, ये पत्थर वगैरह जांचने लगे, भाई किसी के अंदर सोना तो नहीं है, किसी के अंदर आयरन होर तो नहीं है, दिखाओ पत्थर तुम। तो पत्थर चेक करने लगे, वेस्ट ट्रांसफॉर्म। भाई इस बंदे की ना एक स्पेशलिटी बताऊँ क्या थी। जब ये कहीं जाता था, ये सिर्फ ये नहीं देखता था उस जगह में कि अरे ये यहाँ पे देखो आयरन ओर बहुत है, इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे आयरन ओर बहुत है, दूसरी जगह पे अरे एल्यूमिनियम बहुत है, ये वो नहीं देखता था। ये बंदा बड़ा ही टेक्निकली चलता था। ये बंदा एक एक चीज़ लिखता था। ये बंदा लिखता था कि भाई देखो ये पहाड़ है, यहाँ पे आयरन ओर बहुत है, हम यहाँ पे एक फैक्ट्री बनाएंगे जिससे आयरन ओर से हम वो इम्प्योरिटीज़ निकाल देंगे। फिर आयरन जो होगा वो हम एक यहाँ से ट्रेन लगाएंगे बंगाल तक, बंगाल से उस ट्रेन में वो आयरन जाएगा, फिर वहाँ से बोट के थ्रू हम उस आयरन को वहाँ ब्रिटेन ले जाएंगे। ये मतलब प्रॉपर एक ब्लूप्रिंट बना के देता था ब्रिटिशर्स को, जो उनको बड़ा पसंद आता था। हिज बेसिस ये हिज असेसमेंट वॉज बेस्ड ऑन द कमर्शियल कंसर्न ऑफ द ब्रिटिशर्स। अब मैं आपको पूरे पैराग्राफ का कंक्लूजन बताऊँ, जो 5 पॉइंट पढ़े हैं, ये स्टार्ट भी कमर्शियल कंसर्न की से हुए थे और एंड भी कमर्शियल कंसर्न पे ही हुए थे। कहने का मतलब ये है, कहने का तात्पर्य ये है कि इस बंदे को भेजा गया था ताकि ये पता कर सके कि कैसे कौन से नेचुरल रिसोर्सेज है जो वो ब्रिटेन को भेज सके, जो उनकी कंट्री को बेनिफिट करे। रिवोल्ट इन द कंट्री साइड द बॉम्बे डेक्कन। अब ये पहली बात तो ये बॉम्बे डेक्कन का रीजन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। बैकग्राउंड क्या था, सोर्सेज ऑफ स्टडिंग द डेक्कन। पहली बात हम सोर्स क्या है पढ़ने का, हम डेक्कन को कैसे समझेंगे। पेजेंट रिवोल्ट, सबसे पहले हम पेजेंट रिवोल्ट के बारे में पढ़ेंगे। फिर जो रिबेल्स, जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया, उनके एंगर का, उनके फ्यूरी का रीज़न जाएंगे कि भाई ये क्यों गुस्सा हुए, उसका रीज़न इनको पता करेंगे हम लोग। फिर स्टेट के रिकॉर्ड्स, भाई स्टेट ने किस तरीके से इनके साथ समझौते किए, पीस लाई। फिर दिस इन 17th सेंचुरी, वेल सॉरी, इन 19th सेंचुरी में हम 1875, ये डेट अपने दिमाग में रख दो, कल MCQ में आने वाली है फॉर श्योर। 1875 में जो हमारे पेजेंट्स थे, इन्होंने दे रिवोल्टेड अगेंस्ट मनी लेंडर्स एंड ग्रेन डीलर्स। इस बार जो ये रिवोल्ट था, ये मनी लेंडर्स और ग्रेन डीलर्स के ऊपर था, ये ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट नहीं था। ओके। अकाउंट बुक्स आर बॉन्ड। भाई जो किताबें होती थी ना, जो क्या कहूँ मैं बहुत देसी लैंग्वेज में, जो उधार की किताबें होती थी ना, जिसमें उधार लिखा होता है, उधारी की किताबें, वो सारी जला दी गई। ये कहाँ हुआ, पहली बात तो जो पूना है, पूना कौन है आज के टाइम पे, जो पुणे जगह है, वहाँ पे एक गांव था बहुत बड़ा, उसका नाम था सूपा। इट वाज अ वेरी लार्ज विलेज। जो सारे मनी लेंडर और शॉपकीपर्स थे, दे लिव्ड इन मार्केट सेंटर्स। ये सारे सिटी एरिया, जैसे ज़मींदार रहता था ना सिटी में, वैसे ही ये लोग भी सारे मनी लेंडर शॉपकीपर्स वहीं पे रहते थे, मार्केट सेंटर्स में रहते थे। इन ट्वेल्थ मार्च 1875, जो 12 मार्च की डेट थी 1875, हमारे जो रेवत थे, इन्होंने अकाउंट बुक्स वो बर्न, अकाउंट बुक्स जलानी स्टार्ट कर दी, अकाउंट बुक्स जलानी स्टार्ट कर दी। जो हाउसेस, साहूकार के जो हाउसेस थे, वो जलाने स्टार्ट कर दिए। अकाउंट बुक्स, एक और बार मैंने लिखा है पता नहीं क्यों, अटैक द साहूकार, साहूकार के ऊपर भी अटैक करना स्टार्ट कर दिया था। और ये जो ये
राइट था, ये फैलना स्टार्ट कर दिया, ये पूना से अहमदाबाद गया, अहमदाबाद से एक्सपैंड करके करीब 30+ विलेजेस में गया। और दिस पैटर्न वो सेम, हर बार साहूकार के घर जलाते थे, फिर उनको जला देते थे, उनकी किताबें भी जला देते थे। ये सब कुछ चला रहता था। और इस इन चीज़ों को देख के साहूकार वाले कि भाई ये सही में हमारे कोई ना जला दे कहीं, साहूकार भाग गए। तो ब्रिटिशर को एक चीज़ लगी, भाई क्या कर रहे हो तुम लोग यार, क्या है हर बात बात पे तुम लड़ाई कर लेते हो। ब्रिटिशर आ गए फिर। ब्रिटिशर्स हर गांव में ना ब्रिटिशर्स ने पुलिस पुलिस पोस्ट बनाई हुई थी, मतलब एक थाना थाना टाइप बनाया हुआ था, और यू कैन से पुलिस चौकी टाइप खोली हुई थी हर गांव में। क्यों? जो वो रानी झांसी के बाई ने जो पंगे किया था ना उस टाइम, वो ब्रिटिशर को पता था कि भाई बना के रखते पुलिस चौकियाँ बना के रखते, कल को एक और बार ऐसी चीज़ें होगी तो फिर फटाफट हम एक्टिव हो जाएंगे। तो यहाँ पे उन पुलिस चौकी का ब्रिटिशर को बेनिफिट मिला। तो जो ट्रूप्स थे वो जल्दी से बुला दिए, जो आर्मी थी बुला दी, बोला यार ये जो दंगे फसाद कर रहे हैं लोग, इनको अरेस्ट करो। 951 वर अरेस्टेड एंड इट टुक मंथ्स, बहुत ज़्यादा टाइम लगा, बहुत ज़्यादा महीने लगे ब्रिटिशर्स को ये आग बुझाने के लिए जो इन्होंने शुरू की थी ये पेजेंट्स ने। ये है थॉमस मुनरो, जिनका मुनरो कट जो अ न्यू रेवेन्यू सिस्टम, लेट मी टेल यू अबाउट दिस। एक नया रेवेन्यू सिस्टम लाया गया, ब्रिटिशर्स को लगा कि भाई परमानेंट सेटलमेंट हम आगे नहीं चला सकते, उसका रीज़न मैं बताऊंगा क्यों। सेकंड पॉइंट, रीज़न क्या कहते हैं। पहली बात तो 1810 जो टाइम पीरियड था, इसमें जो इंक्रीज़ इन द एग्रीकल्चर प्राइसेस, एग्रीकल्चर के जो प्राइसेस थे वो इंक्रीज़ करने लग गए, दाम बढ़ गए जो फसल थी, और हार्वेस्ट ज़्यादा हो गया उनका, किसानों का। इंक्रीज़ इन द इनकम ऑफ ज़मींदार, अल्टीमेटली ज़मींदार की जो इनकम थी वो बढ़ने लगी। बट परमानेंट सेटलमेंट की एक जो बहुत बुरी बात थी वो ये थी, एक बार अगर आपने रेवेन्यू सेट कर दिया, आप इससे ऊपर बढ़ा नहीं सकते, इससे कम भी नहीं कर सकते, बस यहीं पे रहेगा। ये ब्रिटिशर का जो लॉ था वो ब्रिटिश के अगेंस्ट ही चल पड़ा था ये लॉ। देखो दे कैन नॉट इंक्रीज द रेवेन्यू। ब्रिटिशर्स देख रहे थे भाई ये ज़मींदार के पास तो बहुत पैसा आ रहा है, पर उनको ये भी पता था कि वो मांग नहीं सकते इनसे पैसा। क्यों? क्योंकि परमानेंट सेटलमेंट का लॉ उन्हें फॉरबिड करता है ये काम करने से। अदर रीज़न क्या था? एक तो ये रीजंस थे कि नया रेवेन्यू सेटलमेंट लाना चाहिए था। और अदर, जब ये बंदा है ना, तो जो मुनरो साहब है, मुनरो साहब जब कॉलेज में पढ़ते थे तो उन्होंने एक बंदे के बारे में बहुत पढ़ा था, उसका नाम था डेविड रिकार्डो। डेविड रिकार्डो कुछ इकोनॉमिक थ्योरीज देता था, मैं उसको बताता हूँ उसकी थ्योरी। डेविड रिकार्डो की थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता था कि जो हमारा लैंड ओनर है उसको हमेशा एक एवरेज रेंट मिलना चाहिए। अगर उसे बहुत ज़्यादा रेंट मिल गया ना, हिल बिकम द, अगर हाँ अगर इसके पास ज़्यादा पैसा आ गया तो इट शुड बी टैक्सड। अगर एक एवरेज रेंट से ज़्यादा उसके पास पैसा आने लग गया तो इट शुड बी टैक्सड। रीज़न, अगर ये टैक्स नहीं किया गया तो दे विल बिकम द रेंटियर्स। रेंटियर्स कौन होते हैं? जो अपने नीचे, जो मतलब मान लीजिए ज्योतिर्दास कैसे थे, अमीर थे, मज़े से रहते थे, काम कौन करता था? शेयर क्रॉपर्स, खुद कुछ नहीं करते थे, वो शेयर क्रॉपर्स को दे दिया था। अब वो देखो शेयर क्रॉपर्स है, शेयर क्रॉपर्स मेहनत थोड़ी करेंगे उस ज़मीन में। शेयर क्रॉपर्स ऐसा थोड़ी सोचेंगे कि भाई हम अगले 10 साल में ज़मीन कितनी सुंदर बन जाएगी, हम ऐसी इन्वेस्टमेंट करूँगा। वो ऐसे थे कि भाई ऐसा है, पैसे कमाओ और जाओ, इतना ही रिलेशन था उनको। मैं आई मीन जैसे आज के टाइम पे बोलते हैं ना सरकारी काम, मतलब ज़्यादा ध्यान नहीं देते लोग पैसों के ऊपर, बस ऐसे ही, बस पता है कि सरकारी पैसा तो जस्ट ऐसे ही ओवर अंडर यूटिलाइज ओवर यूटिलाइज ये बकवास चीज़ें करते रहते लोग। देयरफॉर दे वुड नॉट इम्प्रूव द लैंड। एग्जाम्पल ऑफ द बंगाल, वही बात जो मैंने ज्योतिदास के एग्जाम्पल दिया, ये लोग कुछ नहीं करेंगे, अपने नीचे रेंटियर्स रख देंगे, खुद रेंटियर्स बन जाएंगे और अपने नीचे शेयर क्रॉपर्स लगा देंगे और ज़मीन के ऊपर मेहनत कभी करेंगे नहीं। रेवतवाड़ी सिस्टम, अब भाई रेवतवाड़ी सिस्टम था क्या? जो रेवत था अब वो डायरेक्टली पैसे देता था ब्रिटिशर्स को। ये जो बीच में ज़मींदार था, जो ज़मींदार का रोल था, ये ख़त्म हो चुका था। ये मिडिल मैन था ज़मींदार, ये बिल्कुल ख़त्म हो गया। मोटे साहब भाग गए, मोटा भाई भाग गया, इनका कोई काम ही नहीं था। अब ये रेवत डायरेक्ट ब्रिटिशर्स को पे करता था। अभी ऐसा दिखता है ये परमानेंट सेटलमेंट है, रेवत से डायरेक्टली ब्रिटिशर्स पैसे लेते हैं। वेट, मैंने आपको ये रेवतवाड़ी सिस्टम नहीं बताया मैंने आपको, राइट? जो हमारा रेवतवाड़ी सिस्टम है, अंडर दिस जो रेवेन्यू वाज डायरेक्टली कलेक्टेड फ्रॉम द रेवत, और जो ये एवरेज इनकम होती थी इट वाज बेस्ड ऑन द सॉइल। हमेशा ब्रिटिशर्स आते थे, ब्रिटिश के 2-4 लोग आते थे, वो ज़मीन देखते थे किसी किसान को, बोले तेरी ज़मीन अच्छी है, तेरी इनकम ज़्यादा होती होगी, अगर तेरी इनकम ज़्यादा तो तू टैक्स भी ज़्यादा देगा, रेवेन्यू कैपेसिटी वाज असेस्ड, वही देखते थे ना। और हाँ, ब्रिटिश ने एक क्लॉज रखा था, जो गलती इसमें की थी ना कि ये कभी रेवेन्यू इंक्रीज़ नहीं कर सकते, वो गलती इन्होंने रेवतवाड़ी सिस्टम में नहीं की। रेवतवाड़ी सिस्टम में इन्होंने क्या क्या कहा कि भाई देखो, हर 30 साल में आपकी लैंड वापस देखी जाएगी, देखा जाएगा कि आपकी लैंड आज भी वैसे ही है, और वो टैक्स फिर इंक्रीज़ और घटा सकता है टैक्स को। मान लो कल को ब्रिटिशर्स को दिख गया कि भाई ये लोग बहुत पैसे कमा रहे हैं, तो ब्रिटिशर्स और इंक्रीज़ कर देंगे टैक्स को। ओके, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया, मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन कर दिया। मूविंग ऑन टू द रेवेन्यू डिमांड इन द प्रेजेंट डेप्थ।
अब देखो डेप्ट में पड़ गया, मतलब कर्जा चढ़ गया किसानों के ऊपर। फर्स्ट रेवेन्यू सेटलमेंट, पहली बात तो रेवतवाड़ी सिस्टम की जो फर्स्ट रेवेन्यू सेटलमेंट हुई थी वो हुई थी 1820 में। मैंने डेट नहीं लिखी यहाँ पे, सॉरी फॉर दैट। पेजेंट ने अपना रेवेन्यू नहीं पे कर पाया था। रीज़न क्या था? हाई रेवेन्यू डिमांड्स। मतलब ब्रिटिश हर बार यही करते थे, बदतमीज़ी कर देते थे ब्रिटिशर किसानों के साथ, ये रेवेन्यू बहुत ज़्यादा रख देते थे। देर द रेंज फेल्ड, इस बार बारिशें भी नहीं हुई थी और सूखा पड़ गया था। पुअर सॉइल, जो हमारे कलेक्टर थे चाटुकार आदमी, इनको पता था। इनको कलेक्टर्स क्या करते थे, ये इन्होंने बस वो हीरो बनना था अपने बॉसेस के सामने कि भाई हमने तो बहुत रेवेन्यू ला लिया, अरे हम तो बहुत ज़्यादा अच्छे लोग हैं। तो इसके लिए ये ना बड़े हार्श हो जाते थे, बहुत ज़्यादा हार्श हो जाते थे किसानों के ऊपर। बोलते थे भाई देखो, हम मेरे को पैसे चाहिए, चाहे तुम जिस हालत में ला रहे हो लाओ। भाई किसान ऐसा था, भाई देख पहले, पहली बात तो बारिश नहीं हुई, सॉइल भी ख़राब है, हमसे पैसा नहीं दिया जा रहा। भाई वो गाँव ही छोड़ देते थे, डेजर्टेड द विलेज। और 1832 में और गरीबी में आटा गीला। 1832 और 34 में फेमाइन आ गई। फेमाइन में क्या हुआ, जो लोग, फेमाइन में क्या हुआ, जो हमारे एग्रीकल्चर प्राइसेस थे, मतलब जो चीज़ों के दाम थे, जो उनके फसल के दाम थे, वो बहुत ज़्यादा कम हो चुके थे। लो पेजेंट इनकम, जो पेजेंट थी उसकी इनकम बहुत ज़्यादा कम हो चुकी थी। अल्टीमेटली क्या आई, फेमाइन आ गई। फेमाइन में क्या हुआ, वन थर्ड ऑफ द कैटल्स डाइड। एक तिहाई जितने भी गाय थी वो ख़त्म, मर चुकी थी। और आधी, पूरे हिंदुस्तान की आधी जनता मर चुकी थी, इतनी बुरी फेमाइन थी वो। इन 1830 रेवेन्यू माउंटेड, रेवेन्यू बहुत ज़्यादा हो गया था भाई, बहुत ज़्यादा कर्जे में चले गए थे। इंडेप्टनेस, बहुत ज़्यादा कर्जे में बहुत डूब चुके थे किसान। इन 1840 स्टार्टिंग की बात हो रही है अभी। 1840 के जो लोन है, देखो अब ना किसान जो लोन है वो हर बात पे ले रहा था। मान लो रेवेन्यू, ब्रिटिशर्स को टैक्स देना है, लोन ले लिया। डेली नीड्स का कुछ सामान लेना है, कपड़े ख़रीदना है, कुछ तेल पानी ख़रीदना है, लोन ले लिया। प्रोडक्शन के लिए भाई हो लेना है, बीज खरीदना है, कुछ फर्टिलाइज़र तो होते नहीं थे उस टाइम, मान लो कुछ भी करना होता था उसके लिए भी लोन ले लेते थे। अभी डिफ़िकल्ट हो जाता था उनको रीपे करना लोन। देखो इंक्रीज इन द, देखो देखो ये बहुत सारे डिपेंडेंट हो जाते थे उनके ऊपर, जो भी होते थे मनी लेंडर्स होते थे उनके ऊपर बहुत सारी डिपेंडेंस हो जाती थी। इंक्रीज इन द पेजेंट इंडेप्टनेस, वही बात है, आफ्टर ऑल ये कर्जे में बहुत ज़्यादा डूब जाते थे। इकोनॉमिक रिकवरी इन द मिड ऑफ 1840s। 1840s को कौन सा टाइम पीरियड, 1840s का मतलब है 1845 वाला जो टाइम पीरियड है उसके बारे में। ब्रिटिश ने एक चीज़ रियलाइज़ की, जो 1820 में एक सेटलमेंट थी, जो ये 1820 की जो सेटलमेंट थी ये वाली, ये बहुत ज़्यादा हार्श थी। ब्रिटिशर्स को रियलाइज़ हो गया यार हमने ना किसानों के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन डाल दिया, इनको रियलाइज़ हुआ। 1820 सेटलमेंट के बारे में ब्रिटिशर्स को ये भी पता लग गया कि भाई इसमें हमने हाई रेवेन्यू, बहुत ज़्यादा रिजिड सिस्टम था हमारा, कि कलेक्टर्स ने बेचारों ने हालत ख़राब कर दी थी पेजेंट की, रेवेन्यू हमारा बहुत ज़्यादा हाई था, इनको रियलाइज़ हुआ था। 1845 में उन्होंने, 1845 में रिकवरी, इकोनॉमिक रिकवरी हुई, लोगों को दाम मिलने लग गए अपने जो फसल थे, हाई एग्रीकल्चर प्राइसेस मिल गए इनको। एक्सपैंडेड द एकरेज, उनको पता था भाई अब देखो प्राइसेस अच्छे हैं, फ़ायदा है उगाने में, तो वो सोचते थे कि हाँ और ज़मीन में उगा लेते ताकि हमारा प्रॉफिट और इंक्रीज़ हो जाए। इंक्रीज़ इन द नीड ऑफ द प्लो, भाई अगर ये एक्सपैंड करेंगे तो इनको प्लो की भी ज़रूरत पड़ेगी यार, उसके लिए भी खैर लोन ही लेना पड़ता था इनको। मतलब मैं अगर आपको समराइज़ करूँ ना, जो हमारे किसान थे ये हमेशा कर्जे में ही डूबे हुए थे। हर बार जब भी ब्रिटिशर्स के अंदर, जब भी ये लोग होते थे। देन कीम द कॉटन बूम। अब कॉटन बूम हुआ। पहले क्या होता था, जो अमेरिका था, अमेरिकन कॉटन थी, 3/4 ऑफ द अमेरिकन कॉटन, जितना भी ब्रिटेन में जितना भी 3/4 कॉटन आता था वो हमेशा अमेरिका से ही आता था, ठीक है। और मतलब यू कैन से जितना भी सारा मैनचेस्टर में जितना कॉटन जाता था वो सारा वहीं से जाता था, अमेरिका से, ठीक है। दे वर वरिड अबाउट दिस डिपेंडेंसी। ब्रिटिशर्स बड़े चलाक लोग थे, इनको पता था भाई हम ना ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हम इनके ऊपर ना, अब अमेरिकन के ऊपर, कल को इन्होंने धोखा दिखा दिया, पीठ दिखा दी तो सीन हो जाएगा हमारे साथ। देयरफॉर इन्होंने कई सारी एसोसिएशन बनाई, कॉटन सप्लाई एसोसिएशन 18। मुझे पता है कल तुम्हारा एग्जाम और तुम्हें पढ़ने हैं नहीं नेम्स, तो मैं बताता हूँ क्या लिखना है वहाँ पे एग्जाम में लिखना है, ब्रिटिश स्टार्टेड प्रमोटिंग, इनकरेजिंग टू प्रोड्यूस द कॉटन। मतलब इन्होंने इनक्रेज किया सारे कंट्रीज़ को, डिफरेंट कंट्रीज़ में जा जाके कहा कि भाई सुनो तुम ऐसा करो ना, कॉटन उगाना स्टार्ट करो। इसलिए नहीं किया उन्होंने कि भाई ये अच्छी चीज़ है चलो बहुत बढ़िया होगा, उन्होंने क्योंकि उनको पता था कि कल को अमेरिका अगर धोखा देगा तो हमें कॉटन कहीं और से तो लाना है। देयरफॉर यू हैव टू राइट, तुम्हें एक चीज़ लिखनी है देयरफॉर कि ब्रिटिश एस्टैब्लिश सेवरल एसोसिएशन हुज ऑब्जेक्टिव वॉज टू प्रमोट द ग्रोथ ऑफ कॉटन, राइट। और इंडिया इनको ना इस चीज़ के लिए बड़ा परफेक्ट लगा, इनको इनको लगा कि यार कल को अमेरिकन धोखा दे दिया, इंडिया इज़ बेस्ट। इंडिया क्या करेगा, इंडिया के पास देखो सॉइल है, इंडिया के पास क्लाइमेट है, इंडिया के पास लेबर सस्ती है, तो इंडिया इज़ द बेस्ट वन। फोर्थ, कॉटन क्राइसिस।
सिविल वॉर आ गई 1861 में, ब्रिटिश के में ब्रिटेन नहीं सॉरी अमेरिका में अंदर ही लड़ने लग गया अमेरिका, ठीक है। तो सिविल वॉर स्टार्ट हुई 1861 में स्टार्ट हुई, जो कि 65 तक चली, 1865 तक। तो उस वक्त ना जैसी वॉर स्टार्ट हुई, ब्रिटेन ने मैसेज भेजा इंडिया को, भाई सुनो ऐसा करो कॉटन उगाना स्टार्ट करो। मर्चेंट्स हमारे मोटे लोग खुश हो गए। मर्चेंट्स ने बोला हाँ ठीक है हम तो कॉटन उगाएंगे। तो ये कॉटन मर्चेंट्स खुद ही कॉटन डिस्ट्रिक्ट्स में गए, गाँव में गए हमारे जो ये मर्चेंट्स हैं। इन्होंने बोलना स्टार्ट किया कि देखो कॉटन उगाओ, कॉटन उगाओ, कॉटन उगाओ, कॉटन के बहुत प्राइसेस आने वाले हैं। जो हमारे जो ये मर्चेंट्स थे, इन्होंने साहूकार को लोन देने स्टार्ट किए, लोन्स नहीं पैसा देना स्टार्ट किया। उन्होंने कहा कि साहूकार सुनो, तुम गांव गांव में लोन्स प्रोवाइड करो ताकि लोग कॉटन उगा पाए, क्योंकि कॉटन के लिए देखो तुम्हें बीज चाहिए, फर्टिलाइज़र चाहिए, कई 10 चीज़ें चाहिए। तो वो तभी मिलेगा ना जब तुम्हारे पास पैसा होगा, किसान के पास पैसा होगा, ठीक है। जो हमारे रूरल मनी लेंडर्स थे, फिर पैसा साहूकार ने उनको दिया। जो रूरल मनी लेंडर थे उन्होंने अपने रियोत्स को पैसा दिया। अब इसका क्या इम्पैक्ट हुआ, रियोत के पास बहुत ज़्यादा क्रेडिट आ गया। ये क्रेडिट फ्री का पैसा नहीं है, ये लोन है। लोन हमारे रियोत के पास बहुत ज़्यादा आने लग गया। मनी लेंडर बात बात पे पैसा दे देता था। अरे भाई चाय चाय पिलाओ जी, रियोत साहब चाय पिलाते हैं, चाय पीते पीते उनको लोन मिल जाता है। इतना ईजी हो गया था लोन मिलना। राइट। और अमेरिकन क्राइसिस, जो अमेरिकन में जो क्राइसिस आए थे, सिविल वॉर हुआ था, इससे बंगाल और डेक्कन में कॉटन प्रोडक्शन बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। जो 90% कॉटन जितना भी जाता था ना ब्रिटेन को, वो सारा इंडिया से ही जाता था। जो पहले अमेरिका की मोनोपोली थी ना, मतलब जितना सारा कॉटन पहले अमेरिका से जाता था ना ब्रिटेन को, वो सारा अब इंडिया से जाने लग गया। क्यों? ड्यूरिंग द वॉर। नो यूनिफॉर्म बेनिफिट्स, इसके बेनिफिट्स सिर्फ रिच लोगों को मिले, और जो गरीब लोग थे उनको उनको बेनिफिट्स नहीं मिले, वो बेचारे और कर्जे में डूबते चले गए। क्रेडिट राइज अप, अब ये पैसा ख़त्म कब हुआ, जब देखो हमारे मर्चेंट थे बहुत विजनरी लोग। इन्होंने विजन देख लिया कि जो हम एक ड्रीम देखना स्टार्ट कर दिया कि हम लोग कॉटन को रिप्लेस कर देंगे, हम कॉटन को हटा देंगे। जो अमेरिकन कॉटन है, अब ब्रिटेन में कॉटन जाएगा तो इंडिया का जाएगा, अमेरिका कभी नहीं आ जाएगा। ये था विजन हमारे मर्चेंट्स का। बट हमारी जो कोल्ड वॉर है, इट एंडेड इन 1865 में। ये कोल्ड वॉर एंड हो गई तो वापस ब्रिटेन में ब्रिटिशर्स ने बोला ऐसा करते ना, अमेरिका से ही वापस कॉटन लाते हैं। उनका कॉटन ज़्यादा अच्छा था, इंडिया का उतना अच्छा कॉटन नहीं था। तो वापस ब्रिटिशर्स ने कॉटन अमेरिका से लाना स्टार्ट कर दिया, और लोन ड्राइड अप। अब जब जो साहूकार्स थे, जब उनको पता था कि भाई अब कॉटन बिक नहीं रहा है, अब उनको पता है कि इनको मतलब जो किसान है अब इनको पैसे मिलने नहीं है जितना पहले मिला करते थे, तो अब मतलब ये उनको पता ही कॉन्फिडेंस था कि ये लोग लोन की रीपेमेंट कर ही नहीं पाएंगे। तो जो जितने भी हमारे साहूकार थे, इन्होंने लोन देने बंद कर दिया। बल्कि इन्होंने एक और बुरी चीज़ क्या की, इन्होंने वापस बोला कि जो तुमने पहले जो ये लोन लिए थे ना, जो इतना लॉट ऑफ क्रेडिट तुम्हारे को हमने दिया था, उसको भी वापस करो, ठीक है। ये भी इन्होंने करना स्टार्ट कर दिया। दे हैड नो कॉन्फिडेंस इन द रीपेमेंट। वही बात, इनको कॉन्फिडेंस नहीं था कि ये लोग पैसे भी वापस कर पाएंगे, पैसे अटक तो नहीं गए कहीं हमारे मनी लेंडर्स को लगा उनके पास, अरे उसके पास। न्यू सेटलमेंट, अब इसके ऊपर सोने पे सुहागा। रेवतवाड़ी सिस्टम की फर्स्ट सेटलमेंट कब हुई थी? 1820s में। अब ये हुई है दूसरी सेटलमेंट। ये दूसरी सेटलमेंट में क्या हुआ है, इन्होंने ब्रिटिशर्स ने रेवेन्यू डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ा दी। 30 साल के बाद होती थी ना ये सेटलमेंट। इस सेटलमेंट में इन्होंने 50 से 100% रेवेन्यू बढ़ा दिया ब्रिटिशर्स को। मान लो ब्रिटिशर्स, जस्ट टेक एन एग्जांपल, पहले 100 रुपये मांगते थे एज अ रेवेन्यू, मांगते थे कि बेटा सुनो ऐसा करो ना, 100 रुपये टैक्स दिया करो तुम ना हमें। अब ब्रिटिशर्स ने वो 100 रुपये डायरेक्ट 200 रुपये कर दिया। ब्रिटिशर्स ने बोला अब हमें 200 रुपये टैक्स चाहिए। न्यू सेटलमेंट बिकॉज ऑफ द रीसर्वे आफ्टर। वही बात है, रीसर्वे इन्होंने रेवतवाड़ी सिस्टम में रखा था, हर 30 साल बाद हम रीसर्वे करेंगे, फिर एक और नया टैक्स रखेंगे। तो इन्होंने इस बार गरीबी में आटा गीला कर दिया यहाँ पे। ओके, द एक्सपीरियंस ऑफ इनजस्टिस। पहले ना हिस्ट्री में मनी लेंडर और रेवत बड़े खुशी से एक साथ रहते थे, बहुत हैप्पी रिलेशन था इन लोगों के बीच में। बट क्या हुआ जब इस बार हमारा एक रेवत गया मनी लेंडर के पास, बोला भाई साहब, हाँ ये एक सेकंड हुआ, हमारा रेवत गया मनी लेंडर के पास। इसने बोला कि भाई साहब सुनो ऐसे करो, मुझे ना थोड़ा लोन दे दो। पर इसने मना कर दिया। इसने बोला मैं कोई भी लोन नहीं देने वाला, तुम पता है वैसे तुमने पैसे वापस करने ही नहीं। रेवत बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। रेवत का रिएक्शन था, भाई क्यों क्यों नहीं दे रहा तू? यू आर वायलेटिंग द कस्टमरी नॉर्म। हमारी हिस्ट्री में एक हमेशा हमेशा से एक नॉर्म आया है, एक यू कैन से एक कल्चर रहा है कि जब भी कभी कोई किसान किसी मनी लेंडर से, साहूकार से पैसे मांगे तो हमेशा साहूकार उसे पैसे देता था। और दूसरा नॉर्म एक क्या था, और मतलब काफ़ी हेल्पफुल होता था पहले मनी लेंडर, एक साहूकार बहुत हेल्पफुल होता था टुवर्ड्स अ रेवत। और एक और कस्टमरी नॉर्म हुआ करता था, उसके अकॉर्डिंग जो इंटरेस्ट रेट है वो कभी प्रिंसिपल अमाउंट से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। मतलब बहुत अच्छे से एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा। मान लो इस किसान ने इस मनी लेंडर से 100 रुपये मांगे एज अ लोन, ठीक है।
अब आपको तो हमेशा पता है लोन का क्या हिसाब किताब होता है। अगर आपने लोन लिया तो आपको, मान लो आपने अगर 100 रुपये का लोन लिया तो आपको वो लोन वापस करना पड़ेगा इंटरेस्ट के साथ, ब्याज के साथ, ठीक है। अब मनी लेंडर ने क्या किया, इसको लोन तो दे दिया 100 रुपये का, पर इसने बोला बेटा सुन, जो इसके ऊपर इंटरेस्ट है वो लगाऊंगा मैं 2,000 रुपये का। और जस्ट इमेजिन, लोन 100 रुपये का है, इंटरेस्ट उसके ऊपर 2,000 रुपये का लगा। आर यू गेटिंग मी? सो पिटिशंस फाइल की, हमारे जो ये हमारे रोज थे वो बड़े तंग आ गए थे, उन्होंने पिटीशन फाइल की अगेंस्ट द मनी लेंडर। इन्होंने कहा कि यार ये हमारे जो मनी लेंडर है बड़े चीटर्स है, रेट्स बोलते थे कि यार ये कंप्लेंट करनी स्टार्ट किया, अरे ये लोग तो मैनिपुलेट करते हैं लॉज वगैरह को। इन चीज़ों को देख के ना ब्रिटिशर्स को लगा भाई यार कुछ हो तो रहा है, देखो इन लोगों के बीच में बन तो नहीं रही, इसका इनका झगड़ा सॉल्व करते हैं। ब्रिटिशर्स ने एक लॉ लाया दैट इज़ नोन एज द लिमिटेशन लॉ ऑफ 1856 की डेट याद रखना, ये CUET में भी आ सकती है, MCU में भी आ सकती है, जो तुम्हें कल पास करेंगे। तो लोन बॉन्ड्स, इन्होंने कहा जो लोन बॉन्ड्स होते हैं, मान लो एक रेवत ने मनी लेंडर से अगर लोन मांगा, वो सिर्फ 3 साल तक वैलिड है। अगर इन 3 सालों में रेवत ने अपने लोन की रीपेमेंट कर दी तो कर दी, अगर नहीं की तो उसे अब रीपेमेंट कभी करनी ही नहीं पड़ेगी। मतलब ये ऐसा था कि अगर पैसा डूब गया तो डूब गया, अगर 3 साल में रीपेमेंट कर दी तो ठीक है, वरना पैसा डूब गया, ये सीन था। बट इसके लिए मनी लेंडर्स को तो घाटा हो जाना था इसके अकॉर्डिंग। तो मनी लेंडर्स ने एक ट्रिक की, मनी लेंडर ने रेवत बुलाते थे हर 3 साल के बाद, साइंड अप बॉन्ड विद रेवत, कहते थे जो तुम्हारा पिछली बार का कर्जा ना जो तूने नहीं दिया है, अब अब उस कर्जे के ऊपर ही इंटरेस्ट लगना स्टार्ट कर देंगे। मतलब वो एक ऐसी एंट्री करते थे एज ए न्यू लोन, जो अनपेड बैलेंस होते थे उसको प्रिंसिपल अमाउंट बना देते थे। प्रिंसिपल तुमने पढ़ा होगा मैथ्स में, उसे प्रिंसिपल अमाउंट बना देते थे और कहते थे कि भाई अब इसके ऊपर तुम्हें इंटरेस्ट, अब इसके ऊपर तुम्हें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। एट द एंड ऑफ द डे इस लॉ को फेल कर दिया था हमारे मनी लेंडर्स ने। बड़े मतलब हिंदुस्तानी बड़े टाइम से जुगाड़ू रहे हैं। डेक्कन राइट कमीशन, अब डेक्कन राइट कमीशन ने जब मनी लेंडर्स के बारे में इंक्वायरी करनी थी, मनी लेंडर्स कैसे कैसे थे, तो वो एक रेवत के पास गए, रेवत से पूछा भाई कैसे कैसे थे। रेवत ने कहा कि भाई जब हम ना रीपेमेंट भी कर देते थे ना, कई बार हम लोन वापस कर देते थे इनको कर्जा वगैरह दे के, ये कभी ना हमें रिसीट वगैरह कुछ नहीं देते थे, ये मनी लेंडर्स ये पैसे ले लेते, कोई रिसीट नहीं देते थे। ये जब हमारा हार्वेस्ट है, मान लो हमारे खेत से कुछ अमाउंट का जो जितना भी गेहूं है वो ज़बरदस्ती हमसे ख़रीद लेते थे बड़े कम रेट पे, जो कि मान लो मार्केट में अगर 100 रुपये किलो चल रहा है कोई चीज़ का रेट, ये हमें सिर्फ 15 रुपये किलो में ख़रीद लेते थे। हमारे साथ बड़ा बुरी तरीके से एक्सप्लॉइट करते थे। मतलब बड़ी भड़ास निकाली फिर रेवत ने ना, जब उनसे पूछा गया, रेवत ने एक और चीज़ कही कि ये लोग हमारी ना प्रॉपर्टी ज़बरदस्ती छीन लेते हैं, ठीक है, डीड्स एंड बॉन्ड्स। और ये लोग ना जो हमारे रेवत्स बड़े डरते थे डीड्स एंड बॉन्ड से। भाई जब ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स कागजी कार्रवाई बड़ी उनको पसंद थी, हर बात के ऊपर वो कागज़ थंब प्रिंट आ रहे डॉक्यूमेंट्स, वो ना हमारे रेवत को समझ नहीं आती थी। रीज़न क्या था, हमारे रेवत उतने पढ़े लिखे नहीं थे। हमारे जो गांव के किसान थे वो, उनको पढ़ना लिखना नहीं आता था, सीधी सी बात। दे फियर्ड द रिटन वर्ड्स, जब उनको दिखते थे ना भाई कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कुछ हमारे पास, अब इसमें लिखा हुआ तो ऐसे तो भाई पढ़ना नहीं आता हमें, क्या कहाँ साइन करा, क्यों अंगूठा लगवाया तुम्हारा, ठीक है। अब ये रेवत वगैरह के बारे में ये मैंने आपको बता दिया। द डेकन राइट रिपोर्ट, दिस इज़ द एंड ऑफ योर चैप्टर। हमारा जो डेकन राइट रिपोर्ट है, डेकन राइट रिपोर्ट का क्या मतलब है? पहली बात, एक रिपोर्ट है जो 1875 में जो रिवोल्ट हुआ था, अब इसके बारे में प्रॉपर डिटेलिंग क्यों हुआ, कहाँ हुआ, किसने किया, क्या रीजंस रहे, ये रिपोर्ट थी। एक बात आई, जो डेक्कन रिवोल्ट हुआ, जो गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे के पास गई ये बात की भाई ऐसा करना है कि रिपोर्ट बनानी पड़ेगी, इन्होंने बोला छोड़ो यार क्या रिपोर्ट बनानी है, इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए, अरे चिल चिल एटीट्यूड इनका। फिर गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मान लो जैसे ये चीफ मिनिस्टर होता है ना, छोटी ये स्टेट गवर्नमेंट है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये ऐसी होती थी उस टाइम भी, ब्रिटिशर्स के टाइम पे भी। जो स्टेट गवर्नमेंट थी छोड़ा अरे चिल। जब सेंट्रल गवर्नमेंट थी, दे वर वेरी सीरियस अबाउट दिस, क्योंकि उनको याद था जो रानी लक्ष्मीबाई ने इनकी हालत ख़राब की थी ना फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में 1857 में, उनको यही चीज़ याद थी। दे अपॉइंटेड अ डेक्कन राइट कमीशन, इन्होंने एक डेक्कन राइट कमीशन बनाया था। ये कमीशन क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल कमीशन मैंने आपको पहले भी बताया, ग्रुप ऑफ IAS ऑफिसर्स, इनका काम होता है इंक्वायरी करना, एक जो इनको एजेंडा दिया जाता है, टॉपिक दिया जाता है। अब जब जो डेक्कन राइट कमीशन ने एक रिपोर्ट निकालनी थी, वो प्रेजेंट की जानी थी पार्लियामेंट पे इन 1878 में एक वो प्रेजेंट की जानी थी रिपोर्ट। उस रिपोर्ट में क्या होना था भाई, ये जो रिवोल्ट है 1875 का, ये क्यों हुआ, क्या रीज़न रहे, कैसे ये इसे फिर शांत किया गया।
डेक्कन राइट रिपोर्ट इट्स अ गुड सोर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल अब इसकी तारीफ यहाँ पे, इट हैज़ द स्टेटमेंट्स ऑफ द रियोट्स, मनी लेंडर्स, आई विटनेसेस, जो लोग वहाँ जिन्होंने एक्चुअल में देखा उस टाइम पे क्या हुआ था, रेवेन्यू रेट्स, भाई उस टाइम पे क्या कितना रेट लेती थी सरकार तुमसे, इंटरेस्ट क्या चल रहा था उस टाइम पे, क्या तुम्हें प्राइजेस क्या मिल रहे थे तुम्हारे को मार्केट में तुम्हारे फसल के, रिपोर्ट्स ऑफ डीसी, भाई डीसी तूने क्या क्या देखा, क्या क्या हुआ तो तेरी डिस्ट्रिक्ट में, उसके बारे में भी बता हमें। नाउ योर चैप्टर कम्स टू एन एंड। अब मैं एक बार सारा समराइज़ करूँगा इन दिस माइंड मैप, ताकि आपको कोई दूसरी वीडियो ना देखनी पड़े। तो पहली बात हमने बंगाल के बारे में पढ़ा, फिर हमने पढ़ा वहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट कैसी आई, और उसके बाद हमने ज़मींदार्स के बारे में पढ़ा कि ज़मींदार्स क्या क्या करते थे, कैसे कैसे वो अपने आप को, कैसे कैसे वो डिफ़ॉल्ट करते थे, क्या रीज़न रहते थे, मतलब बहुत सारी चीज़ें ज़मींदार्स के बारे में पढ़ी। फिर हमने ज्योतिदास के बारे में पढ़ा कि रिच पेजेंट्स रेवुट्स कैसे ज्योतिदास बने। फिर हमने राजमहल हिल्स के बारे में पढ़ा, राजमहल हिल्स में पहाड़ियाज थे, पहाड़ियाज को कैसे संथालास ने रिप्लेस किया, और संथालास के बाद कैसे हमारे पास संथालास खुद भी दुखी हो गए थे ब्रिटिशर्स से, फिर उन्होंने एक रिवोल्ट किया। फिर हमने बॉम्बे डेक्कन में है, बॉम्बे डेक्कन में हमने पढ़ा कि किस तरीके से बुक्स जलाई गई, फिर रेवतवाड़ी सिस्टम, एक नया सिस्टम लाया गया, फिर कॉटन बूम आया, कैसे डेक्कन में कॉटन बहुत ज़्यादा उगना स्टार्ट कर दिया और कॉटन के कितने अच्छे रेट्स मिलने लग गए। फिर लास्ट में हमने पढ़ा कि जो मनी लेंडर्स और रेवत के बीच में जो बहुत अच्छा रिलेशन हुआ करता था, वो कैसे एक गुस्से का रिलेशन, बहुत बहुत ज़्यादा एक बिटरनेस आ गई इनके रिलेशन में, उसके बारे में हमने पढ़ा। लास्टली हमने डेक्कन राइट जो कमीशन थी और जो डेक्कन राइट रिपोर्ट थी उसके बारे में पढ़ा। सो आई होप you liked the video. Thank you for watching. If you think this video is helpful, make sure to like the video. Or that's it. Thank you for watching, everyone.